मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसी भावना है जो आजीवन सीखी जाती है। प्यार का पहला खत, प्यार वो जो 90 के दशक वाला था उसमें जब चिट्ठियां लिखी जा रही थी, और अभी वाला जो रील और मैसेजेस और मीम्स वाला प्यार है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो आपके दिमाग में क्या चित्र बनते हैं? जिस दिन तुम्हारे खत का मुझे इंतजार था, उस दिन तमाम पंछी कबूतर रहे। खत को बार बार पढ़ना, हमें नहीं लगता कि टेक्स्ट में जो लिखा गया हो आपके लिए वो बार बार पढ़ते होगे आप। खत बार बार पढ़ते थे, मैसेज भी संभाल के। और सबसे अच्छी बात जानते क्या आशीष भाई, सबसे अच्छी बात ये थी कि थोड़ी सी लड़ाई हुई तो आज पूरी चैट डिलीट। बिल्कुल। और लेटर डिलीट नहीं करते, लेटर कहाँ डिलीट करोगे। कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत कोट था कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो इजहार इसलिए भी आवश्यक है, जब तक आप इजहार नहीं। कितनी गहरी बात बोल दी। बिल्कुल। मतलब दुनिया इतनी मेटलिस्टिक अब हो चुकी है ना कि आपके जेब में रखे पैसे से तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तो आपके लिए तब भी दुनिया जो है ना, दुनिया रहेगी। पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन एक स्त्री के लिए सब कुछ आप हो जाओगे। मतलब कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो सिर्फ खतों में या डायरी के पन्नों में ही दबे रह जाते हैं। तो या आजकल की बात करें तो ब्लॉक होके थी पराकाष्ठा यही प्रेम की, जंगलों में भटकते रहे राम जी, तीनों लोकों के स्वामी रहे चीखते, जानकी 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 जानकी। प्यार की जब बात होती है, इतने अनोखे प्यार के अलग अलग रिश्ते, अलग अलग मायने हैं, अलग अलग आयाम हैं, जिसमें दोस्ती मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता, जिस पर बातचीत होना बहुत ही बहुत बनता है। ये हाथ चूमा हुआ है हमारे होठों का, ये हाथ चूमा हुआ है हमारे होठों का, ये हाथ देखना एक दिन रोटियां जलाए। ये शानदार शानदार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्टर आशुतोष के एक नए एपिसोड में। मैं हमेशा से आप सभी को मनुष्य और मनुष्यता का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार फिर से अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मनुष्य और मनुष्यता के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो आप देखेंगे कि हमें पता लगता है कि साहित्य में भाषा, समाज, संस्कृति और साहित्य ये समय और स्थान के दायरे से परे हैं। इन पर इनका बस नहीं चलता। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जब 5वीं या 4वीं शताब्दी में कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की, या फिर यूँ कहूँ कि 1976 में जब साहिर लुधियानवी जी ने लिख दिया कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, ये नज़ारे हम क्या देखें, मुझे लगता है कि जब ऐसी पंक्तियाँ हम सुनते हैं तो मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ती है और संवेदनाओं से जोड़ती है। और ये संवेदनाएं जब संभवताओं से मिलती हैं तब हमारे बीच नई नई फीलिंग्स, नए नए रिश्तों का गठन होता है, और इन्हीं रिश्तों को हम जीवन भर अपने साथ जीते हैं और कह लीजिए ढोते हैं। कुछ रिश्ते ढोए जाते हैं और कुछ रिश्तों में हम अपना पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। आप लोगों से मिलवाता हूँ, हमारे बीच आशीष द्विवेदी जी मौजूद हैं। नमस्कार आशीष जी, और स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। हमारे बीच आशीष जी यूपी के देवरिया से जुड़े हैं और बहुत ही शानदार कवि हैं, सामाजिकता की बात करते हैं। और हमारे अगले गेस्ट की ओर अगर मैं बढ़ूं तो हमारे बीच मौजूद हैं कवि प्रदीप तिवारी जी। नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी हमारे साथ अगेन यूपी से जुड़े हैं, अमेठी से बिलोंग करते हैं। कि मुझे पता है कि बहुत सारे युवा जिनसे मैं खुद भी जुड़ना चाह रहा था, तो मुझे लगा कि कैसे उनसे जुड़ा जाए। तो उनके बीच जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप्स हो गई, या कुछ और भी रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो इन सब के बारे में आज बातचीत करेंगे। कविता नहीं सुनाई जाएगी आपको, लेकिन इनके बारे में ये पहले आपने बहुत ज़रूरी बात की है, कविता नहीं सुनाई जाएगी। तो एक बार पूरी टीम के साथ, जितने मेरे दोस्त कैमरा के पीछे से मुझे देख रहे हैं, हमारे गेस्ट को देख रहे हैं, और जितनी टीम हमारी यहाँ मौजूद है, उन सभी के साथ मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया यार, एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास। क्या बात है, आप बताएं कैसे हैं? एकदम शानदार। और आप लोगों की ऊर्जा देख के मैं एकदम मस्त हो गया। हम ना प्रेम की बात करते हैं, मतलब युवाओं की भी बात अगर की जाए तो आज जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है वो प्रेम ही है। तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ आशीष जी। आप जब ये हम शब्द प्रेम सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में? मतलब मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी भावना है जिससे इस पूरे संसार का अस्तित्व है ना। हम लोग जब बचपन में सबसे पहला प्रेम जो माँ से होता है हमें, है ना, जब हमारा जन्म होता है ना, पहली बार वो भावना जुड़ती है, दोस्तों से प्रेम होता है। और बहुत ऐसे रिश्ते हैं, बहन है घर में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं प्रेम करना। मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसी भावना है जो आजीवन सीखी जाती है। तो हम सीखते सीखते प्रेम को जीना शुरू करते हैं, फिर हमारे जीवन में प्रेमिका आती है, फिर हमें लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, और
मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे भीतर होता है ना, हम वही दुनिया को लौटा रहे होते हैं। तो अगर हमारे भीतर प्रेम है तो हम प्रेम लौटा रहे होते हैं। ईर्ष्या द्वेष अगर आप लौटाएंगे तो जो आपके भीतर होगा वो लौटेगा। तो प्रेम इसलिए भी सुंदर है कि आपको प्रेम मनुष्यतर बनाता है। आप जुड़ते हो, इंसान बनते हो। आप अगर सड़क पर चल रहे हो, एक छोटी सी बात है ये कि आप सड़क पर चल रहे हो, एक कोई गिरता है, ठोकर लगता है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो बगल से निकल जाएंगे, लेकिन जिसके मन में प्रेम और भावनाएं, इमोशन, कंपैशन होता है ना, वो तुरंत रुक कर उसको उठा लेता है। अरे यार कुछ हुआ तो नहीं। तो वो उन दो लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर वो एक प्रेम है जो मौजूद है वहाँ पर। शानदार। तो ये प्रेम को मैं देखता हूँ कि वो रोज के जीवन में प्रेम है, तभी हम जीवित हैं और तभी ये दुनिया चल रही है। तिवारी जी, आपका क्या नजरिया है प्रेम को लेके? मेरा नज़रिया तो ये है कि जो जीवन होता है और एक तरह से प्रेम उसका ईंधन होता है। जिस दिन वो ईंधन खत्म हो जाएगा, हमें लगता है कि जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। शानदार। और थोड़ा मुझे इस चीज़ से थोड़ा मैं असहमत रहता हूँ कि जब भी प्रेम की बात आती है तो केवल एक ही प्रेम को तवज्जो दी जाती है, प्रेमिका से प्रेम। बिल्कुल। जैसा आशीष भाई ने कहा, हाँ। पिता से भी प्रेम होता है, माता से भी प्रेम होता है, यार दोस्तों से भी प्रेम होता है, लेकिन प्रधानता आज के समय में हमें लगता है ज़्यादा दी जाती है कि अगर प्रेम की बात कर दी गई तो सीधा प्रेमिका आ जाती है जी। और जितने भी प्रेम होते हैं आपके, चाहे माता से हों, पिता से हों, या पत्नी से हों, या प्रेमिका से हों, उनका काम एक ही होता है, आपके व्यक्तित्व को निखारना। बिल्कुल। अगर प्रेम आपके व्यक्तित्व को निखार रहा है तो वो सच्चे मायने में आपके लिए क्या नाम है, प्रेम है। बिल्कुल। अगर आपके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, निखर नहीं रहा है, आपका कहीं ना कहीं अवसान हो रहा है उस चीज़ का, तो मुझे लगता है वो प्रेम कहीं ना कहीं घातक है आपके लिए और उसे प्रेम भी नहीं कहा जाना चाहिए। प्रेम में ईंधन की आपने बात की, मुझे तो लग रहा है जैसे आपने पिता और पुत्र के प्रेम के बारे में या पुत्र के प्रेम के बारे में बताया, हर प्रेम का अपना एक डेरिवेटिव होता है। बिल्कुल। पिता के प्रेम में जूता आता है। बिल्कुल। अगर कुछ तो वापस आएगा। कुछ तो वापस आएगा। बिल्कुल। नहीं, वो भी जरूरी होता बिल्कुल, है, बहुत जरूरी है। वो बड़ा आनंद का विषय होता है। सीधे रास्ते पर लाने के लिए। आप बताइए हमें कि अब प्रेम वो प्रेम ही है जो पिता आपको जूते से मारता है, लेकिन आप बचपन से लेके अब तक का पूरा अपना जीवन याद करते आइए, कब आपको याद आएगा कि पिता ने मुझसे प्रेम किया था? वो जरूर याद होगा, हाँ जूता मारा था। हाँ, कब जूता मारा था, तो वो भी प्रेम ही है ना। बिल्कुल। आखिरी कब पढ़ी थी आप लोग को? बचपन में मुझे मेरे मुझे घर में याद है, ऐसा मैं था। 9वीं कक्षा में था, हमारे स्कूल में पे स्लिप मिलती थी हमको फीस भरने के लिए। वो पे स्लिप में लिखा रहता था, वो पे स्लिप लेके कोई भी जाता था, उसमें बच्चे का एडमिशन नंबर, नाम, रोल नंबर सब लिखा हुआ है और फीस लिख के गया, वो जमा हो जाता था। वो मैंने गुम कर दिया था, 9वीं कक्षा में था, मुझे उस दिन आखिरी पढ़ा था। मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं मम्मी से ज़्यादा पिटा हूँ, पापा मेरे बचाते रहे हैं मुझे। तो हमारे घर में मम्मी दिन भर पढ़ने के लिए मारती रहती थी, शाम को पापा आते थे मिठाई लेकर। तो हमारे लिए पापा का ऐसा रहा है, बचपन में हमारे पापा बहुत कूल हैं, तो वो हम लोग बचपन से हमने पापा को कभी ऐसे मतलब मेरे दोस्त लोगों के पापा पीटते उठते थे, मारते थे, वो भी अच्छी बात है, सही रास्ते पे लाने के लिए ज़रूरी होता है वो। लेकिन मेरे घर में उल्टा रहा है, शुरू से मेरे पापा बचाते रहे हैं कि अब लगता है कि यार पापा को गुस्सा करना चाहिए था उस समय। अब चूँकि अब जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा और कम बोलने लगते हैं पिताजी और कम, तो अब लगता है कि यार वो इमोशन मिस करते हैं हम, बचपन वाला। तो प्यार सच में मतलब हर रिश्ते का एक गहना होता है प्यार, वो किसी भी रिश्ते की बात अगर की जाए। मैं प्यार के तरफ अगर आऊँ तो कुछ इनिशियल दौर में अगर चला जाए प्यार के, आप सभी ने मूवी देखी होगी, वो शायद हम आपके हैं कौन मूवी आई थी एक। हाँ। उसमें एक सवाल शायद मुझे लग रहा है कि सलमान खान ने सवाल किया था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं क्या? नहीं, मैंने प्यार किया का नहीं था वो, सलमान खान शायद मैंने मुझे प्यार किया का हाँ था, उसी शायद। का था। हाँ, जी। तो ये डायलॉग, भाग्यश्री जी हैं यस, उसकी और मोनिस बहल ने कहा था कि कि एक लड़का हाँ, लड़की कभी राइट, दोस्त नहीं राइट। हो सकते। जी। तो ये सवाल, पहला सवाल यहाँ से उठाते हैं, तो क्या मानना है आपका? देखो, मेरा मानना यह है कि एक लड़का लड़की के बीच में क्या कहते हैं, बिल्कुल दोस्ती हो सकती है। देखिए, अगर सीधे संदर्भ में कहा जाए तो आपकी माँ भी एक लड़की ही होती है, उनसे भी दोस्ती होती है, बहन भी होती है जी। या आपके और यार मित्र होते हैं जहाँ आप काम करते हो, पढ़ते हो। लेकिन अगर हमारे धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो धर्म ग्रंथों में हमारे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से बड़ी दोस्ती किसी की थी ही नहीं। वो उनको सखे कह के संबोधित करते थे। और आप अगर हिंदी के पर्यायवाची में जाएंगे तो इसीलिए द्रौपदी की जो एक पर्यायवाची है कृष्णा है। कृष्णा, जी बिल्कुल। कृष्णा भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं और कृष्णा उनका भी क्या कहते हैं, पर्यायवाची। हालांकि दोनों का मतलब वहाँ से सांवले से लिया गया है, लेकिन इतनी खूबसूरत बात है कि उनको सखे कह के संबोधित करते हैं। और पूरे महाभारत में उन्होंने वो सखे ही कहा है और उसका जिस तरह उन्होंने धर्म निभाया है, शायद हमें लगता है एक पुरुष के लिए ना ही कर पाता। बिल्कुल। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किया वहाँ पे।
और जबकि कई बार मतलब कई जगह मैंने पढ़ा है कि शायद थोड़ा बहुत प्रेम भी था द्रौपदी जी का उनकी तरफ, सुना ही है दंत कथा में है। लेकिन वो दायरा इतना अच्छा था कि बताइए, मतलब इतना अच्छा प्रेम था एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में कि 5 पांडव, जिसमें से युधिष्ठिर इतने बड़े ज्ञानी और इतने बलशाली, उनके क्या नाम है बाकी सारे पति जो थे सारे के सारे जी। और जी, तो वो संबंध उनका हमेशा से वैसा ही रहा। तो मुझे लगता है कि एक लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हाँ, धर्म ग्रंथों में हमने पढ़ लिया। और शायद पुरुष इतना नहीं, बट महिलाएं और तन्मयता से उस रिश्ते को जीती और मतलब निभाती मैं हैं। एक जब हम लोग जैसे जो शुरुआती दिन रहे स्कूलिंग के, हम लोग जब 8वीं तक तो सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग पढ़े, है ना, तो वहाँ पे जो एक माहौल रहता है, और मुझे लगता है जो हम लोग की कंडीशनिंग होती है बचपन से ना, लड़का और लड़की को अलग अलग रखा जाता है। मतलब एक डेस्क बना हुआ है, तो इधर लड़कियां बैठेंगी, इधर लड़के बैठेंगे, शुरू से ही स्कूलों में। फिर 9th से 12th इस रो में आ जाए, लड़के हाँ, उस रो में। और 9th से 12th तक मैंने वो बॉयज स्कूल में हम लोग पढ़े, है ना। तो उस समय ऐसा लगता था कि एक अलग दुनिया है, लड़कियों की दुनिया एक अलग दुनिया है। मतलब हम लोग को बचपन से जेंडर सेंसिटिविटी बताया ही नहीं गया। एक बहुत इम्पोर्टेंट, अब वो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएशन में, जब मैं आया, बीटेक में आया, तो मुझे लगा कि यार लड़के लड़की ऐसे साथ घूम रहे हैं, दोस्त ही हैं। मतलब हम लोग बहुत गांव से आए थे, है ना, 12th के बाद, तो हम लोग एकदम बैक बेंचर बन गए। हमारे 4 दोस्त, चारों वहीं गांव से, चारों को लड़कियों से बात नहीं करनी आती थी। तो कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि लड़कियों से बात कैसे करें। शुरुआती दिनों में कॉलेजेस में होता है, तो 4 साल ऐसे निकल जाते हैं बिना बात किए हुए। किसी से प्रेम भी हुआ, किसी को दोस्ती भी हुई, तो हम कह ही नहीं पाए, क्योंकि हमें वो बचपन से वो कंडीशनिंग है कि यार नहीं, लड़की से ऐसे बात नहीं करना, है ना, वो ऐसा बनाया गया है। घरों में भी है एग्जैक्टली। तो मुझे ये लगता है कि इस चीज़ को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम बचपन से ही बच्चों को जितना ये चीज़ बनाएंगे ना कि यार लड़की भी ह्यूमन है, तुम भी ह्यूमन हो, हम लोग दोस्त हो सकते हैं, है ना, हम सेम, लड़के भी रो सकते हैं, लड़की भी रो सकती है, तो सबके पास वो सेम फीलिंग लेना, सबको समझना कि यार ह्यूमन, एज ए ह्यूमन हम ट्रीट करें एक दूसरे को, तो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, जो कि हमारे समय में नहीं था। तो वेरी ट्रू, है ना। 90s के और जितने भी तो थे उस समय अब जाके लगता है कि अब हमारे जितने दोस्त हैं, जितनी लड़कियां हमारी दोस्त हैं, वो सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम निभा रहे हैं एक दूसरे की दोस्ती को भी। लेकिन तब मैं सोचता हूँ, और अभी के समय को तो अब बहुत अच्छा हो गया है। अब स्कूल्स में भी जेंडर सेंसिटिविटी पे लेक्चर्स होते हैं, अब बातें हो रही हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये एक सुंदर बदलाव है जो समाज में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे रिश्तों की हमने बात की, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉडकास्ट में हम आगे जैसे बढ़े ना, तो हमको एक टॉपिक लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी जो पूरे यूथ की बहुत ज्यादा जो खासकर डिमांड जो है, मैं चाहता हूँ कि उधर लेकर एक बार आगे बढ़ा जाए, प्रेम की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। आपने 90 के दशक की बात की। मुझे गाना नहीं कहते, गजल, मुझे जगजीत सिंह जी की आवाज में गाया गया कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, हाँ, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो नई परिंदों, ये शानदार गज़ल, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने प्यार किया भी हमने पकड़ा, और ये भी गज़ल। तो प्यार का पहला खत, प्यार वो जो 90 के दशक वाला था, उसमें जब चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी, और अभी वाला जो रील और मैसेजेस और मीम्स वाला प्यार है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो आपके दिमाग में क्या चित्र बनते हैं? मुझे लगता है कि जो शुरुआती दिनों के, जब हम लोग को पहला प्रेम जो हुआ होगा, वो भावना जब पहली बार मन में किसी के लिए आई होगी, तो उस समय आई थी जब, तो उस समय सुविधाएं नहीं थी इतनी आसानी से बात कर पाने की, और मुझे लगता है कि उससे रिश्ता और गाढ़ा हुआ। मतलब आपको समय मिला सोचने के लिए, उस व्यक्ति को समय, उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए, उस व्यक्ति से कहने के लिए जो एक लंबा समय आपने लिया, सिर्फ ये पता करने में कि उसके घर का टेलीफोन नंबर क्या है। तो जिया गया है। ये जो आप समय लेते हो, जब पीसीओ में पूरी डायरेक्टरी खंगाल रहे होते हो उनके पिताजी का नाम पता करके कि भाई कहीं से तो बात हो जाए, और उस चीज़ में भी साल निकल जाते हैं। तो वो साल जो आप देते हो ना किसी एक चीज़ को, किसी एक से बस ये कहने के लिए कि मुझे तुमसे प्रेम है, ये कहने में आप कई साल लगाते हो, और उस समय कोई हड़बड़ी नहीं होती है कि कह देना है। लगता है यार ये जीवन का हिस्सा है, मैं प्रेम कर चुका हूँ, हो गया। अब मैं उसको आराम से धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तेज पहुंचूंगा तो झांपड़ खाऊंगा। उस प्रोसेस को जीने वाला एक्चुअली। तो बचपन में ये जो समय हम लेते थे ना, जो खत की आप बात कर रहे थे, तो बचपन में मुझे लगता है कि लेटर लिखना सबसे मुश्किल काम इसलिए भी होता था क्योंकि सबसे ज़्यादा पकड़े जाने का डर होता था। तो लेटर लिख तो लिया जाए, लेकिन कितने लोगों ने लेटर लिखा होगा और अपनी ही डायरी में रख लिया होगा, नहीं पहुँचाते थे, है ना। तो लेकिन हाँ, वो जो जब खत की आप बात करते हैं, तो जब हम लिख रहे होते हैं उस चीज़ को, तो बहुत समय मिलता है
अपनी बात कहने का। जैसे आजकल व्हाट्सएप और रील्स का दौर है, आप जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देते हो, आप व्हाट्सएप पे ऐसे फटाक से मैसेज डाल देते हो, कई बार आप गलती भी लिख देते हो, फिर आप उसको अनसेंड, डिलीट, एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हो जिसका कोई मतलब नहीं। खत में क्या होता था, आप हफ्तों लेकर एक खत लिखते थे और एक एक बात तसल्ली से लिखते थे, समय लेते थे। तो वो जो समय रहा है ना, मुझे लगता है आज के लोगों को वो थोड़ा सा कम लगेगा। एक अली रूमी का मैं एक शेर इस बात पे कहना चाहूँगा कि जो उसने फ़कत कहा था मैं आपका नहीं, उसने फ़कत कहा था मैं आपका नहीं, फिर उसके बाद फूल भी पत्थर लगे मुझे। जिस दिन तुम्हारे खत का मुझे इंतज़ार था, जिस दिन तुम्हारे खत का मुझे इंतज़ार था, उस दिन तमाम पंछी कबूतर लगे मुझे, उस दिन तमाम पंछी कबूतर लगे मुझे। तो मुझे लगता है कि खत वाला समय का जो प्रेम रहा है उस समय का, वो बहुत सुंदर रहा है। ये तिवारी जी की तरफ आएंगे, मतलब आप बिल्कुल। एक्सपीरियंस इनका भी बहुत शानदार है। बिल्कुल। मतलब देखो आप शायद 90 के दशक के ना हो, हम और आशीष भाई 90 के नहीं 98 ठीक है, आसपास 90 के दशक नहीं कहा दशक नहीं है वहाँ, ठीक है, लेट 90s। देखो उस समय जो आशीष भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही, सुविधाओं का अभाव। उस एक चेहरे को देखने के लिए ना, मतलब पूरे 24 घंटे इंतजार करते थे। स्कूल में कैसी लग रही हैं, कल क्या कहना है, उसके लिए जो इंतजार होता था ना कल का, वो इतना खास होता था। बिल्कुल यार, वो जो लंबा समय लिया जाता था। और जो खत की बात कह रहे हैं, खत तो मत ही पूछिए, वो बहुत बड़ा जुर्म होता था। बिल्कुल। हाँ, अब तो मान लीजिए मैसेज, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब का मैसेज का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, तो सारी सूचनाएं आपकी गुप्त होती है और लेटर आपका पकड़ा जाता था। और हमें लगता है वो प्रेम ही नहीं रहा होगा जिसमें खत आपका पकड़ा ना जाए। बिल्कुल। हाँ। और बड़ा प्यारा शेर भी इस वजह से आशीष भाई ने कहा, उदय प्रताप सिंह का आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस शेर है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे खतों में कलेजा निकाल के। और जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिलेंगे, अब क्या करेंगे और समंदर खंगाल के। बिल्कुल। तो खतों का मतलब अब क्या ही कहा जाए, जो उसकी खुशबू होती थी, जो उसका टच होता था, आप महसूस कर रहे होते अपने महबूब को सामने। वो चेहरा आपने पिक्चर में देखा होगा कि वो चेहरा ही चिट्ठी पढ़ रहा है, चिट्ठी में। बिल्कुल। खुशबू, वो सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर में आप क्या देखते हो, हमें नहीं लगता कि कुछ उतना एहसास होता है। बिल्कुल। बस केवल आपने शब्द पढ़े, सुन लिया, वहाँ पे फीलिंग होती थी, खुशबू होती थी, जहन में उतरती थी वो धीरे धीरे। और उस खत को बार बार पढ़ना, हमें नहीं लगता कि टेक्स्ट में जो लिखा गया हो आपके लिए वो बार बार पढ़ते होगे आप, खत बार बार पढ़ते थे, मैसेज भी संभाल के। और सबसे अच्छी बात जानते क्या आशीष भाई, सबसे अच्छी बात ये थी कि थोड़ी सी लड़ाई हुई तो आज पूरी चैट डिलीट। बिल्कुल। और लेटर डिलीट नहीं करते, लेटर कहाँ डिलीट करोगे यार, वो कितने सालों तक संभाल के रखे जाते थे, मतलब सालों तक संभाल के। और मुझे याद है एक वाकया मैं जोड़ूंगा इसमें। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं सिर्फ खत लिखता ही नहीं था, मैंने कासिद का किरदार भी निभाया है। तो मैं अभी बता रहा था, तो मैं बहुत छोटा था, 7वीं 8वीं में रहा हूँगा। तो किसी भैया ने दिया कि भाई किसी को लेटर देना है। मैंने कहा यार किसी का प्रेम तो मुकम्मल हो, मेरा जब होगा तब देखेंगे। मैं पहुंचाया, अगले दिन उनकी मम्मी आ गई साथ में लेटर लेके। फिर शाम को आपका ही बेटा घर आया, तो उसके बाद तो कोई आया नहीं। तो फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे कबूतर बनाया उसके बाद। फिर वो वाकया, मतलब इतना लड़के ने आशीष भाई को कबूतर बनाया, फिर मम्मी जी ने आके इनको मोर बनाया। मतलब मारपीट हुई उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक लेवल की, लेकिन ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रेम में इतना तो चलता है। नहीं, बिल्कुल सही। ये खत की बात अगर होती है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके दौर का तो नहीं, बट जितना मैंने भी देखा है और जिया है, जैसे लिखते हैं हम लोग, तो खत में भी जब आप खत अगर पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो पढ़ने वाला है वो भी ढूंढता है कि कहीं कुछ लाइन कटी हुई ना हो, शायद कोई बात अनकही ना रह जाए, एकदम फ्रेश, एकदम फ्लो में आना चाहिए वो भी। और वो खत लिखने में भी टाइम लगता है, जो फ्लो में हो पूरा। आप खुद नहीं चाहते, पूरा दिन लगता है आपको क्या लिखना। सबसे पहले बहुत समय, सबसे कठिन काम होता है संबोधन लिखने के लिए। बिल्कुल। वो जो एक लिखते हो ना प्रिय, बिल्कुल, वो लिखने में समय लग जाता है कि आगे लिखें कैसे, बढ़ें कैसे। वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आशुतोष राणा जी ने एक सुनाया था, हाँ, एक प्रिय लिखकर नाम तुम्हारा, ऐसे मुझे अभी शायद याद आता तो बहुत ही शानदार लगता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रेम की बात कर रहे हैं हम, तो पहले प्यार की बहुत महत्व होती है इस प्रेम की बात में। तो पहले प्यार को आप लोगों ने जिया होगा, और मुझे लगता है कि यार जो पहला प्यार होता है ना, वो जहन में, मतलब आजीवन वो आपके जहन में महकता है, किसी खुशबू की तरह ना, किसी फूल की खुशबू की तरह वो महक रहती है आजीवन आपके जीवन में। और आपको प्रेम की तरफ मोड़ने का जो काम करता है ना पहला प्रेम, अगर वो अनुभव आपका अच्छा है
तो मुझे लगता है कि आजीवन आप प्रेम को उसी तरह से देखते हैं। और अगर पहला अनुभव किसी भी चीज़ में, आप पहली जॉब, पहली नौकरी, किसी भी चीज़ में अगर पहला एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब होगा ना, तो आजीवन आप उसको दोबारा करने से डरोगे। दोबारा उस चीज़ को अगर कोई आया जीवन में तो डर लगेगा, एक धारणा बन जाती है। धारणा बन जाती है। लेकिन पहला अनुभव अगर प्रेम का सुंदर रहा, और अच्छी बात है कि बचपन में वो प्रेम होता है हमारा, और वो बचपन के सारे अनुभव अच्छे ही होते हैं। तो पहला प्रेम इसलिए भी बहुत सुंदर होता है क्योंकि वो पहला अनुभव, जो हमारी भावना जब जागृत हो रही होती है प्रेम को लेकर, प्रेमिका को लेकर, तो वो पहला अनुभव होता है। और इसलिए भी मैं उसमें एक चीज़ ऐड कर रहा था कि जब हम पहले प्रेम से निकलते हैं और वो अनुभव होता है, तो पूरे आजीवन हम अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं। फिर जब हमारा आखिरी प्रेम होता है ना, तो हम वो पूरा अनुभव झोंक कर उस रिश्ते को बचाते हैं। तो हम आखिरी प्रेम जिससे हम कर रहे होते हैं, मैं अभी रास्ते में बात चल रही थी तो मैं यही बोल रहा था कि यार मेरे लिए लगता है कि पहला प्रेम सिर्फ एक सुखद अनुभव है, लेकिन जो आखिरी प्रेम होता है ना, जिसके साथ आपको जीवन भर जीवन व्यतीत करना है, उसके साथ वो पूरे अनुभव का आप निचोड़ लगाते हो उस रिश्ते को बचाने के लिए। तुम तो पहले प्रेम की बात कर रहे थे तो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पहले प्रेम का उसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत रोल। आप आजीवन जो करेंगे, आखिरी वो नंबर में जानना चाहता हूँ। आखिरी प्रेम बराबर शादी लिखी है उसको। मतलब आप उसको, हर कोई चाहता है कि प्रेम मुकम्मल हो, लेकिन आजीवन जिसके साथ वो रहना चाहे या उस रिश्ते को लेकर जाना चाहे, तो वही मैं बता रहा था कि पहले प्रेम का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके आजीवन, जितने भी आप लाइफ में जो कुछ भी जीते हो, जिस तरह के भी अनुभव हो, लेकिन पहले प्रेम का अनुभव अगर सुंदर हो तो वो बढ़िया रहता है। आपका अनुभव कैसा है तिवारी जी? अच्छा, मेरा पहला प्यार आशुतोष भाई, मेरा इसमें थोड़ा मेरी मान्यता अलग है कि प्रेम पहला या आखिरी नहीं होता। हाँ, प्रेम होता है बस। हाँ, बिल्कुल प्रेम होता है, मुझे लगता है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी से आपको पहला प्रेम किसी का मुकम्मल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है 2 या 3% लोग होते हैं जिनका मुकम्मल होता है। बिल्कुल। और तो फिर अगर आप पहले प्यार को बहुत खास बता रहे हो कि सबसे खास होता है, तो आपकी पत्नी जो आपसे प्रेम करती है वो कौन सा प्रेम हुआ? उसमें तो प्रेम भी शामिल है, समर्पण भी शामिल है। पहले प्रेम में तो केवल प्रेम होता है जी। दूसरा जो क्या कहते हैं, आप पत्नी के साथ आपका प्रेम होता है, उसमें प्रेम भी होता है, समर्पण भी होती है, आपकी सेवा भी होती है, सम्मान होता है, सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। नाराजगी भी होती है। हाँ, और क्या सारी नाराज़गी तो प्रेम का अहम हिस्सा है, क्योंकि जब तक नाराज़ नहीं हुए मनाने का मौका नहीं मिलेगा। हमने कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी थी पेपर में कि एक महिला ने, आशीष भाई, वो केस डाल दिया था कि मुझे इनसे तलाक चाहिए। तो जज ने नाराज ही नहीं होते हैं। हाँ, जज ने पूछा क्यों? कह रहे हैं मुझसे कभी लड़ाई ही नहीं करते। तो हमें लगता है प्रेम का दूसरा पहलू ही, क्या नाम है, लड़ाई का दूसरा पहलू ही प्रेम होता है। तो पहला या दूसरा कुछ नहीं होता, हमें लगता है कि प्रेम होता है। और अगर बात की जाए तो जैसे बचपने वाला प्यार होता है ना जो, तो हमारे क्या कहते हैं, एक अजीत अनमोल जी हैं, बड़ा प्यारा शेर है उनका कि हर मजहब से प्यार करते हैं लोग जो रब से प्यार करते हैं। वाह। प्यार को प्याल बोलती थी, हम उसे तब से प्यार करते हैं। क्या बात है। और ये, और अच्छा, समय के साथ पहले प्यार की परिभाषा भी बदल जाती है, मतलब चीज़ें बदलती जा रही हैं। और मतलब सच में एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले प्यार की जब हम बात कर रहे हैं, और ऑडियंस से भी काफ़ी जुड़ेगी इस बात पे, क्योंकि आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं, जो जेन ज़ी की भी अगर हम बात करें या 90 के दशक की बात करें या 2010 कभी भी, तो ये पहला प्यार अक्सर ऐसे प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना हर कोई करता ही करता है अपने जीवन में। बिल्कुल। वो होता ही है, चाहे इसमें मैं थोड़ा एक चीज़, जैसे पहला प्यार खास तो नहीं, लेकिन एक चीज़ ये होती है ना, देखो अगर बातों में कहा जाए तो आपके जीवन में 2-3 महिलाओं का बहुत अहम किरदार होता है। बिल्कुल। एक माँ, एक क्या कहते हैं बहन आपकी, और माँ और बहन के लिए जो मर्यादाएं होती हैं, जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, समाज ने तय कर रखे होते हैं। लेकिन प्रेमिका के लिए कभी हमें नहीं लगता किसी ने सिद्धांत तय किए होंगे, या आपके पिता ने कभी कहा होगा कि अपने प्रेमिका से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रेमिका आपने कह दिया तो जो आपने चप्पल वाली बात कही वही खास हो जाती है। और वो हार्मोनल चेंज की, वो क्या कहते हैं, प्रोसेस में भी गुजर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पहला प्यार हमें लगता है 13-14 साल की उम्र से, 17-18 बिल्कुल, वो पहला अनुभव होता है। तो वो हार्मोनल चेंज वो होता है, तो पहली बार वो एहसास आपको होता है। और दूसरी बात ये होती है कि माँ के लिए, बहन के लिए, या बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए समाज ने नियम निर्धारित कर रखे हैं। वो पहला एक ऐसा एहसास होता है कि आपको प्रेमिका के लिए जितने भी नियम या सिद्धांत बनाने हैं, खुद बनाने हैं, खुद तय करने हैं, और इतनी कम उम्र में कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको गुड टच बैड टच क्या होता है, क्या कहते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, प्रेम कैसे दर्शाना है, ये सारे फैसले आपको खुद ही लेने हैं।
आपका हो सकता है आगे सवाल भी दोस्त पे आए तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे दोस्तों का रहता होता है। है। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ा योगदान। एक बहुत ही शानदार आपने बात बोली, प्रेम कैसे दर्शाएं। मेरा प्रश्न भी एक्चुअली मैं ये पूछने वाला था आप सभी से। हम प्यार की बात कर रहे हैं, हमने खत लिखा, लेकिन कैसे पता चले वो है कौन व्यक्ति। आजकल एक बहुत ही अच्छा टर्म चल रहा है कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बात हम करते हैं, बिल्कुल। है ना, और या फिर पसंदीदा औरत या पसंदीदा मर्द की बात बहुत ज़्यादा मीमों में चल रही है आजकल। तो ये चीज़ एक तो कैसे पहचाने कि हमारे ये दिस इज़ फॉर मी, या यही है जिसकी खोज कर रहे थे। कैसे ये पसंदीदा औरत और पसंदीदा मर्द वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जब आप पार्टनर, एक तो प्रेम कई बार होता है कि प्रेम आप चुनते नहीं हैं, प्रेम आपको चुनता है, वाह, है ना। तो कई बार आप ये डिसाइड नहीं कर रहे होते हैं कि जिस इतने क्वालिटीज़ देखकर मैं चुनूंगा, है ना। लेकिन जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो आप उसकी क्वालिटीज़ तलाशते हैं, है ना। आप ढूंढते हैं कि उनमें अच्छी चीज़ें क्या हैं और कमियां क्या हैं, जिन कमियों पे हम बात कर सकते हैं, है ना। तो जब बात की जाती है ना कि ग्रीन फ्लैग क्या हो सकता है ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो ग्रीन फ्लैग है वो है सुना जाना, है ना। आजकल भागम भाग मशीनी दुनिया में जिस तरह से हम भाग रहे हैं, सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, जॉब में, तमाम चीज़ें ना, उस वक्त जब आप रुकते हैं ना या ठोकर लगती है, तब आपके पास सुनाने को बहुत कुछ होता है। तो वो एक व्यक्ति जब आपको शाम को सुन रहा होगा ना, और पेशेंस के साथ कि यार तुम्हारे जहाँ यहाँ पर जो भी दुख दर्द पीड़ा जो भी कुछ है वो तुम सुना दो मुझे, और फिर उस पर कोई बात भी कर रहा है कि हाँ इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, वैसे ठीक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग दुनिया में सुना जाना है। अगर आपका पार्टनर आपको सुनता है, आपकी तमाम दुखों और तमाम परेशानियों के बावजूद वो पेशेंस के साथ आपको सुन पा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। दूसरा एक बात जो मैं बोलूँगा कि यार जो एक चीज़ होती है कि दो लोग अगर एक मान लिए हैं खुद को प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तो वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ईगो नहीं है दो लोगों के बीच में तो उससे सुंदर प्रेम, उससे सुंदर रिश्ता नहीं बन सकता है। क्योंकि जैसे प्रदीप भाई कह रहे थे कि वो डिसाइड हम करते हैं इस प्रेम में कि हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये दुनिया नहीं बताती है हमको। तो अगर हमारे बीच में वो ईगो नहीं है, हम एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक प्रेम में जा सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि वो और धीरे धीरे और गाढ़ा होता जाता है। अभी मैं शेर भी एक मैंने पिछले दिनों कहा कि शाहजादी तेरी जूती भी उठा सकता हूँ मैं, शाहजादी तेरी जूती भी उठा सकता हूँ मैं, शाहजादी इश्क में मेरे आना है ही नहीं। वाह। तो जब बात बोलते हैं ना कि यार जब कोई आपको देख रहा होता है कि आप सड़क पे देखते हो कभी कोई लेडी बैग लेकर चल रहा है, कोई लड़का, या कोई जूती उठाकर चल रहा है कि यार किसी उसका चप्पल टूट गया तो हाथ में ले लिया कि ठीक है तुम ऐसे वॉक कर लो, हम दूसरा ले लेते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं केयर करने के लिए। आप बड़ी चीज़ों से होता है ना कि जब आप बड़ा कर रहे होगे जीवन में ना, तो 50 लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब आप घर पे ऑफिस से लौट रहे होगे ना परेशान होकर, तो वो जो एक कप पानी या एक कप चाय जो आपको दिया जाना चाहिए ना, वो असल रिश्ता बनाता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, केयर करना, कभी किसी से हाल पूछ लेना, या कभी किसी से छोटी बात पूछ लेना, या गुजरते हुए पूछ लेना कि अरे यार सब ठीक है, इतने से बहुत बहुत हिम्मत मिलती है पार्टनर को जी। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। 2-3 चीज़ें मुझे लगा कि ये होनी चाहिए। अब प्रदीप भाई आपको क्या लगता है? मुझे तो यार सबसे पहली बात तो किसी की भाव भंगिमा या क्या कहते हैं बॉडी गेस्चर या पोस्चर देख के तो आप समझ ही नहीं सकते कि मतलब व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि ये चीज़ें बाहरी आवरण जो है वो दिखाया भी जा सकता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था ये कि प्रेम आपको किसी से होता है तो प्रेम व्यक्ति से नहीं होता, व्यक्तित्व से होता है। आपने देखा होगा कि कोई कितना भी खूबसूरत चेहरा हो, आपको 4-6 दिन अच्छा लगेगा, आप उससे प्रेम करोगे, लेकिन उसमें प्रेम तब पनपता है जब उसमें प्रेम आपके लिए सम्मान, केयर, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो ये हमें लगता है साथ रह के ही आपको एहसास हो पाएगा। कुछ आदतें होती हैं जैसे मतलब आशीष भाई ने बताया, हो सकता है पता चल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो बता रहे हैं ना आपकी ऐसे व्यक्ति से नहीं, व्यक्तित्व से होता है प्रेम, वही केयर से होता है ना। आप देख लीजिए हमारे मम्मी पापा का प्रेम है। हम एक छोटी सी बात बताएंगे, हम एक दिन घर गए थे बीच में आशीष भाई, बिल्कुल, और खटिया पड़ी थी तो हम लेटे हुए थे और पिताजी हमारे पास लेटे हुए थे। अब वो मोबाइल पे रील देख रहे थे और मेरी माता जी जस्ट पीछे बैठी हुई थी। अब उनको नींद आ रही है, वो गिरे जा रही है।
मतलब गिर जा रही हैं लेकिन फिर भी बैठी है। अच्छा, हमने पापा से पूछा, अरे हम कहें अम्मा एक काम करो, जब नींद आ रही है जाके सो जाओ। हाँ। तो वो जानते हो क्या कहती है, वो शांत बैठी थी। पापा कहते हैं, अरे भैया ये तब तक नहीं जाएंगी जब तक मैं इनको मोबाइल नहीं दे दूंगा। कर जब इनको मोबाइल दे दूंगा, जाएंगी केवल मैक्सिमम 2 मिनट देखेंगी रील, उसके बाद सो जाएंगी, लेकिन इनको मेरे पास बैठना है क्योंकि मुझे मोबाइल चाहिए आपसे। और वो मुझे उस दिन लगा तो एक तरह से इतना प्यारा लगा, वो क्या कहते हैं, तो ऐसा मान सम्मान और ऐसा रिलेशन, क्या कहते हैं, ऐसे संबंध जो चलते रहे ना, छोटी छोटी बातें जो नोटिस करने वाली है। कहा जाता है मतलब एक जैसे उम्र में, जैसे हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, पहला प्यार की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम उस व्यक्तित्व को पहचान रहे होते हैं, उसको जी रहे होते हैं, लेकिन एक उम्र ऐसा आता है जब लगता है कि बस ये होना चाहिए, बस ये मौजूद होना चाहिए, इसकी मौजूदगी ही काफी है। एक समय बाद प्रेम का मतलब केयर, और केयर सच तो केयर ही रह जाता। अब मेरे घर में जैसे अभी मम्मी पापा की जब बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ जैसे मम्मी हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरिंग रही है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, ये सब चीज़ें। तो हमेशा आप जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा होता है कि अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया तो वो थोड़ी देर बाद अगर वो बात बहस में तब्दील होने वाली है तो अपने आप दोनों में से कोई एक चुप हो जाएगा। हाँ। और फिर धीरे थोड़ी देर बाद पापा मार्केट से आएंगे, कहेंगे अरे चाय बनाइए। तो वो पूरी बात, अब वो पूरी बात एकदम बहुत बड़ा मैटर था, लेकिन अब वो चाय पे आके रुक गया कि अच्छा ठीक है, फिर बाद में उसको आराम से सुलटा लिया। तो ये चीज़ें हम लोग देख कर बड़े हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो आप प्रेम दुनिया को बांट रहे होते हैं ना, वो आपको घर से मिला होता है। तो ये हम आश्चर्य की वाली बात है, ये सिखाया हमारे माता पिता की जनरेशन में, ये आया कहाँ से? ये अनुभव ही है जिसने यहाँ तक पहुँचाया है प्रेम। बिल्कुल साथ रहने से आप सीखोगे। जैसे एक छोटी सी बात होती है, मतलब पता नहीं ये असंगत हो जाए इसके साथ, जैसे कुछ लोगों ने कहा स्टेज पे ऐसे बिहेव करना चाहिए, स्टेज पे ऐसे पढ़ना चाहिए, स्टेज पे, हमें लगता है जो मंच के जितने भी नियम कानून हैं या जो कॉन्फिडेंस है, वो मंच में रह के ही सीखा जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे पहले के समय में युद्ध लड़ाया जाता था या युद्ध के लिए जो ट्रेनिंग होती थी, तो आपको छोटे मोटे युद्ध आपके लिए जो छोटे मोटे राजाओं से होते थे तो भेज दिया जाता था, क्योंकि युद्ध आप वहीं सीखोगे। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है ये बात वही है कि आप प्रेम वैसे ही सीखोगे, आप थोड़ा सा से। हाँ, बिल्कुल। जैसे बात कर रहे थे व्यक्तित्व के निखार की आशीष भाई, तो देवल आशीष साहब मेरे बड़े प्रिय कवि हैं, आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे क्या कहते हैं प्रचलित है युवाओं में, क्योंकि वो जब से इस्कॉन आया है तब से बहुत प्रचलित हो गया है। बाकी हमारे ईश्वर में किसी को भी देख लिया जाए, भगवान राम और माता सीता का प्रेम, महादेव और क्या कहते हैं सती का प्रेम, बिल्कुल, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरी क्रेडिट लूट ले गए, अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। तो इसमें देवल आशीष साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि राधा ने प्रेम का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा, और राधा ने प्रीति की आन निभाई तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। वाह। और कान्हा के तेज को भा गई राधा तो राधा के रूप को भा गया कान्हा, और कान्हा को कान्हा बना गई राधा तो राधा को राधा बना। शानदार। वाह, क्या ये मैंने कहा ना, जब तक प्रेम आपके व्यक्तित्व को निखारता नहीं है, बिल्कुल आप कहीं भी देखिए, कभी भी ये चीज़ मुझे भी कभी कभी क्या कहते हैं खटकती है कि रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र नहीं होता। जी, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि प्रेम हमेशा प्रेमिकाओं का याद रखा जाता है, पत्नियों का नहीं याद रखा जाता। बहुत मुश्किल। कितनी गहरी बात बोल दी आप। हाँ, कहीं भी आप देखिए, मैंने बहुत सारे कवियों को देखा है, बहुत सारे क्या कहते हैं एक्टर्स को देखा है, बहुत सारे सफल व्यक्तियों को देखा है, केवल उसी प्रेम की बात करेंगे। आप देखिए, आपके साथ पत्नी है, आपके पास एक बच्चा है, हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मान लीजिए घर पे बच्चा है, अगर आपकी मान लीजिए पत्नी नहीं है, कहीं गई हुई है, आप बताइए क्या कहते हैं, नहीं रह पाएंगे, पूरे आत्मविश्वास से यहाँ काम कर पाओगे? बिल्कुल। वो जो आपकी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आत्मविश्वास है कि हाँ वो घर पे हैं, घर देख लेंगे, और एक समय बाद यकीन मानिए पूरा घर वही देख रही हूँ। सच बात। हाँ, और वो आपकी सफलता की सीढ़ी कहते नहीं कि आपका घर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि मम्मी कैसी है, पापा कैसी हैं, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, आप ऐसे बिल्कुल क्या नाम है, हाँ निकल जाते हो एक समय के बाद। लेकिन एक चीज़ और है तिवारी भाई, आपको एक चीज़ बोलूँगा, आशुभिया अभी हाल फिलहाल में भाई साहब की शादी हुई है, बिल्कुल कहिए, उसमें तो नहीं बोला जा रहा। अरे ये नहीं बोलेंगे तो घर पे खाना नहीं मिलेगा ही, तो ये तो ऐड करना था यार, देखिए इतना तो बोलना पड़ेगा। भाई साहब आज ही खाना नहीं खा के आए हैं। देखिए भाई, बोलना तो पड़ेगा। हाँ, नहीं प्रेम की नहीं बिल्कुल नहीं, ये लगता है आप देख लीजिए हमारे, हम देखो किसी भी प्रेम में ज्यादा दूर तक नहीं जाते, अपने मम्मी पापा का प्रेम देख लीजिए जी, एग्जाम्पल घर में ही है। बिल्कुल, हम लोग तो वहीं से सीखते हैं। यहाँ से बात मुझे लगता है इजहार की बात होनी चाहिए। हमने प्रेम की बात की, इजहार कैसे किया जाए? प्रेम तो है, इजहार प्रेम तो बहुत मायने रखता है।
मुझे लगता है कि जब इजहार की बात करते हैं तो लड़के, जो ऐसा बनाया गया है कि लड़के सबसे कम एक्सप्रेस करने वाले लोग होते हैं ना, लड़के बहुत कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो मैंने ना कभी एक छोटी सी कविता लिखी थी कि मैंने तुमसे, लड़कों को, लड़कियां भी तो समझ सकती है ना, होता है कई बार हम कहकर पूरी बात नहीं कहते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों से हम जता देते हैं ना, वो भावनाएं बहुत मैटर करती हैं कि हम किस भावना से जता रहे हैं जी। तो मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, वाह। मैंने तुमसे बस इतना कहा कि तुम दोपहर का खाना ठीक से खाया करो हाँ। या सड़क को देख कर पार किया करो। मैंने प्रेम किया और उतना ही किया जितना इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका से किया होगा। हाँ। पर मैं जता पाया सिर्फ उतना ही जितना प्रेम जता पाता है एक गुस्सैल पिता अपने पुत्र से संपूर्ण जीवन काल में। वाह, आए हाय, क्या बात। क्या तो बात है मुझे लगता है कि हम लोग, लड़कों को ऐसा बना दिया गया है कि हम लोग को हमेशा बोला जाता है कि यार लड़के रोते नहीं हैं, लड़के ये नहीं जता पाते हैं, लड़के ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो जो ऐसे बचपन से कंडीशनिंग दी जाती है ना कि घर में विदाई हो रही होगी बहन की तो सारे लड़के बिल्कुल नहीं रो रहे होंगे, मतलब वो ऐसा बना दिया गया है कि आप देखिए कितनी विदाई के कैसेट, शादियों के कैसेट हमने देखे हैं, कहीं लड़का रोता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं, अब जैसे पापा वापा लोग अब रो रहे होते हैं तो अच्छा लगता है जी। कि यार एटलीस्ट अब वो अपनी दिल खोलकर वो रो पा रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। नहीं तो ऐसा मजबूत कांधा बना दिया जाता है लड़कों को ना कि उनको कोई कांधा नहीं मिल रहा होता है जिस पे वो सर रख के रो सके। तो लड़कों को, और जब इजहार की बात आ रही थी तो इसलिए भी मैंने ये बात की क्योंकि लड़कियां, अब जैसे मेरे घर में कभी दीदी फ़ोन करती हैं, मम्मी से 1 घंटा बात की और बात हो जाती है। हमारी फ़ोन पे मम्मी से कितनी बात हो रही है, खाना खाए बेटा, घर पहुँचे बेटा और बात ख़त्म हो गई है ना, 5-10 मिनट बात हो गई कभी कभी। तो बहुत सारा जब आपके पास इकट्ठा हो जाता है कहने के लिए ना, तो अब जैसे हम लोग तो कवि हैं, है ना, हमारे पास वो मन है या हमारे पास शब्द है, माँ सरस्वती का दिया हुआ कि हम लिख पाते हैं जी। इन सारी बातों को। बहुत सारे लोग तो लिख भी नहीं पा रहे हैं और वो घर पे बता नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भी इजहार का होना बहुत ज़रूरी है कि यार ये बताना ज़रूरी है कि भाई तुम रो सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, चाहे अपने पापा से, चाहे अपनी मम्मी से, चाहे अपने किसी दोस्त से, कहना बहुत ज़रूरी है। इजहार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भावना को, प्रेम हो, दुख हो, कोई भी समस्या हो। दुनिया में जितनी खुदकुशी और जितने भी सुसाइड के केसेस होते हैं सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कह नहीं पा रहे हैं किसी से। 10 लाख के कर्जे में लोग होते हैं, बता नहीं पाते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कह देना, चाहे वो कोई भी भावना हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके जीवन में। और मुझे लगता है कि 2 चीज़ें होती हैं। आप जब इजहार की बात कर रहे हो, बहुत अधिक से अधिक क्या होगा, या तो हाँ मिलेगा या ना मिलेगा। जब आप पहली बार इजहार कर रहे हो तो आप ना के लिए तैयार रहो ना। आपको ना से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैं कहता हूँ जीवन में आपको असफलताओं से इतनी समस्या क्यों है भाई? 1000 असफलताओं के बाद एक बार सफलता भी तो मिलेगी ना। आपका तिवारी जी, आपका क्या देखना है इस मामले में, नजरिया? इजहार के बारे में आवश्यक है, इजहार किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। मुनव्वर अड़ा साहब का शेर है बड़ा खूबसूरत कि इश्क है तो इसका इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। बिल्कुल। और पता नहीं ये बात कितनी यहाँ पे संगत बैठेगी, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत कोट था कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो इजहार इसलिए भी आवश्यक है, जब तक आप इजहार नहीं कितनी गहरी बात बोल दी। बिल्कुल, मतलब कहीं मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। ये सच में नहीं, सच में बहुत बेहतरीन, क्योंकि उसका रोना ही इस बात का सूचक है कि इसे भूख लगी है। बिल्कुल। हाँ, तो आप इजहार तभी, मतलब जब तक करोगे नहीं तब तक क्या कहते हैं, बात कैसे पूरी होगी आपकी, मुझे हाँ सच में। और मुझे लगता है कि इजहार के मामले में जैसा आपने बताया आशीष जी, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ये होती है, जैसे सहज स्वीकारिता या सहज अस्वीकारता होनी चाहिए। बस वही है। आप मतलब बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ जितना आप सहजता से स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर नहीं कर रही तो उतनी ही सहज स्वीकारता भी होनी चाहिए। अगर ये क्षमता नहीं है तो हमें लगता है आपको इजहार करने का अधिकार फिर नहीं। मुझे लगता है ये बहुत सही मैसेज हम लोग दे रहे हैं यूथ को। मतलब ये समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना संजीदगी वाली बात। हाँ और ना दोनों होगा और दोनों ही आपको स्वीकार्य होना चाहिए। हमारे अब इसमें अगर थोड़ा हास परिहास में कहा जाए तो हमारे एक अच्छे मित्र हैं हर्षद बी तिवारी, उनका एक बड़ा प्यारा शेर है कि जाने में तो एक ही लड़की होती है, आने में तो कितनी सारी होती है। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो आपने कही इजहार वाली बात, ये मुझे लगता है स्वीकारता अस्वीकारता दोनों मायने रखती है। बिल्कुल। ये और आपने लड़कों के लिए कहा था कि कम इजहार करते हैं हम लोग, लड़के होते हैं ऐसे, उनको समाज ने ऐसा बना दिया है। बट लड़कियां इजहार में बहुत आगे होती हैं, चाहे वो माँ अपने बहन से बात कर रही हो, या माँ अपनी बेटी से बात कर रही हो, या आपकी पत्नी आपसे बोल रही हो, या आप
हो सकता है बेटी आपसे बात कर रही हो, तो महिलाओं की बात जहाँ आती है, और मुझे तहजीब हाफिज का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है कि थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जानते हो क्या है, आप कभी भी देखिए जो इमोशन होता है सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल तीज, सही है। त्योहार, व्रत, वो सब आपके लिए करती है और उनमें इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। शायद यही कारण है कि जहाँ कहते नहीं है, जो गगरी ज़्यादा भरी होगी वही छलकेगी। हम में आप में नहीं होता, या कहिए होता है, लेकिन उसको बांधने की क्षमता ईश्वर ने हमें दे के भेजा है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर पुरुष प्रधान समाज हमारे यहाँ है, जी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पे होती है। मतलब महिलाएं भी निभा रही हैं, लेकिन एक होता है ना जो दायरा होता है, कहाँ इनके यहाँ पुरुष है या नहीं है। तो जब मैं ऑफिस से घर आया, मैंने बैग रखा और माता कहती है कि आज आज वो देव उठान एकादशी है। हाँ हाँ हाँ। तो पूजा के लिए कुछ सामग्री लानी थी और मैं इधर लेट हो रहा था, तो मैंने बोला कि मेरा आज पॉडकास्ट है, बोल कोई नहीं तो जा, मैं ले आऊंगी। उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं करना, अभी 3 किलोमीटर चल के जाएंगी और आएंगी, बोल नहीं तू जा, मैं कर लूंगी। ये क्या, ये इसे इजहार नहीं बोलेंगे तो और क्या चीज़ हाँ, है? हाँ, बिल्कुल, इतना इमोशन है। मतलब मुझे लगता है कि एक जो इजहार की बात यहाँ पे हो रही थी, तो उसमें मतलब एक शेर मुझे याद आ रहा था इशार, कि इशार। जब हम ना सुनते हैं ना, तो जी। हर किसी को ना सुनना पसंद नहीं हाँ, है ना ना। सुनना पसंद हर किसी के अंदर रहता है यार, मैं बोल रहा हूँ तो हाँ ही होना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे इस पे 2 शेर याद आ रहा है कि खुद से भी मिल ना सको, इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। खुद से भी मिलना मगर इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना, और चाहना, मांगना, पाना या फिर खो देना। चाहना, मांगना, पाना या फिर खो देना, ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। यार शानदार तो है। ये जो मुझे लगता है कि आपको हाँ और ना दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप इजहार का मतलब समझ पाएंगे। आप जो कह रहे थे, हाँ, वो कि वही मैंने कहा ना कि जो भावनाएं होती हैं, इस कारण क्या कहते हैं, वो सब कुछ कह देती हैं। और सच पूछो तो शोभा भी उन्हीं से होती है। तो अपने मित्र हैं वासु पांडे जी, आज आना था उन्हें नहीं आ पाए। उनका जी, बहुत प्यारा जी। शेर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। दिए केवल सजावट के लिए हैं, तेरे होने से घर में रोशनी। घर में रोशनी, तो बिल्कुल। वो इमोशन से भरी होती है, इसीलिए शायद हर जितनी भी भावना होती है, आपने देखा होगा कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बहुत कम महिलाएं सर्वाइव कर पाती हैं। आजकल तो काम कर रही हैं, क्योंकि उनमें व्यक्त करने की क्या कहते हैं वो ज़्यादा होती है। इमोशन है, वो बोल देंगी। आप कोई भी, अब हम आप हैं, क्या कहते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप चार बात कोई सुना रहा है, आपके अंदर कोई बात कहने के लिए मन में आ रहा है, फिर भी नहीं कह पाओगे आप। वो बांध आपने बना के रखा है, क्योंकि आप इमोशनल हो, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हो कि आप अपने भाव को सीधा व्यक्त कर दो। या फिर हमें लगता है आशीष भाई एक दीवार बना वो रखी है ऐसे हमने बनाया कि हुआ हम है। पुरुष हैं, Exactly, मैं इसी की हाँ, बात कर रहा था कि हम लोगों को ऐसा बनाया गया ना बचपन से कि भाई तुम दीवार हो, मतलब तुमको ऐसे स्ट्रांग रहना है, और इमोशन, तुमको इमोशनल नहीं होना है, तुमको रोना नहीं है। इमोशन की बात अगर की जाए तो इमोशन हमारे भगवानों को देखिए आप। बिल्कुल। भगवान क्या कहते हैं, शिव, जब माता सती की मृत्यु हो जाती है, उनका शव लेके भटकना, रोना, बिल्कुल, सृष्टि कितना के विनाश की तरफ अग्रसर हो जाना। भगवान राम का आप देख लीजिए। आपकी तो कविता मुझे याद आती है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, जब आप जरूर सुनाए एक बार, मतलब मजा आ जाएगा। कि उसमें ऐसे कुछ के गा के सुनाना है। हाँ, आप तरन्नुम में सुनाइए बिल्कुल। वो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नैनी। वो एक प्रलाप करते हैं। प्रलाप मतलब इंसान, प्रलाप मतलब ये होता है कि इंसान को सुध बुध नहीं रहती, तो वो पेड़ों से, पक्षियों से, जानवरों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता जी को देखा है? और उस पे ये है कि फूल राहों में बिछा कर मोह फल का छोड़ते, राम जपने के लिए डाली से डाली जोड़ते, सिंहरण की हर कहानी पेड़ कह देते, मगर जब नियम प्रभु ने न तोड़े, पेड़ कैसे तोड़ते। और भगवान राम पे रोने पे मुझे जब मैंने मुक्तक इसमें लिखना शुरू किया, मतलब थोड़ा सा हो सकता है असंगत हो जाए, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने एक बच्चा है अरविंद इनायत, उसका एक बहुत प्यारा क्या कहते हैं मुक्तक पढ़ा मैंने कि थी पराकाष्ठा यही प्रेम की, जंगलों में भटकते रहे राम जी, तीनों लोकों के स्वामी रहे चीखते, जानकी 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 जानकी। क्या लगा मुझे कि क्या मुक्तक लिख दिया। कई बार लगता है ना कि ये हमसे फिसल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाला है। शानदार शानदार, मतलब अद्भुत है, मतलब क्या बोला जाए इसके आगे, लेकिन शानदार। तो थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मुझे अभी याद आता है, अगर मैं आगे चलूँ, प्रेम तक हम पहुँचे, लेकिन प्रेम मुकम्मल कुछ कुछ ही हो पाते हैं। अगर देखा जाए, एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब का उनकी एक कव्वाली है, कहते हैं कि सादगी तो हमारी देखिए
एतबार आपके वादे पर कर लिया। लिया। बहुत ही शानदार। मुझे वहीं से याद आ रहा है कि ये प्रेम सभी का मुकम्मल नहीं होता। मतलब कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो सिर्फ ख़तों में या डायरी के पन्नों में ही दबे रह जाते हैं, तो या आजकल की बात करें तो ब्लॉक होके तो उनके बारे में आपका क्या? ब्लॉक भी एक तरह का प्रेम ही है। आप देखिए, आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका आपको क्या कहते हैं, दिन में 2 बार ब्लॉक करेगी। जितनी बार लड़ाई हुई, ब्लॉक हो गया आप। और जब तक आप ब्लॉक हो रहे हो, समझ लीजिए प्रेम जिंदा है। जिस दिन ब्लॉक होना आप बंद हो गया, फर्क पड़ना बंद हो गया। हाँ, उस दिन क्या कहते हैं, काम खत्म है आपका। आशीष भाई, बिल्कुल। आशीष भाई बताइए आप, मतलब इस पे क्या? मुझे लगता है यार, अब जैसे मेरे जीवन में मुझे लगता है ब्रेकअप जैसा कुछ नहीं होता है ना। और एक रिश्ता होता है जिसमें आप होते हो, एक समय के बाद कुछ लोग बोल देते हैं कि यार मुझे प्रेम फील नहीं हो रहा है ना, या मुझे इस रिलेशन में वो एनर्जी नहीं दिख रही है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ लाइफ टाइम। स्पार्क खत्म हो गया, स्पार्क खत्म हो गया। तो इसकी जब बात आती है ना, तो मैं वही बता रहा था कि हमारे जीवन में जैसा होता है ना, कि हमारे घर में होता है कि हम लोग घर गए, मम्मी ने 20 बार कहा खाना खा लो यार, है ना, आप खाना खा लो, कई तरीकों से कहा, और आप उसको अवॉइड करते जाते हैं कि अरे यार ठीक है मम्मी खा लेंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि हमने उस रिश्ते को ना बचपन से हमारे साथ है, तो हमने उसको इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि उसमें हम कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। मम्मी बोलती ठीक है निकल गए हम दोस्तों के साथ, बात हो गई ख़त्म। रिश्तों में भी यही होने लगता है। जब आप प्रेम में होते हो ना, तो शुरू में आप बहुत केयर करते हो, सब कुछ करते हो, फिर आपको जब लगता है कि अब तो ये हमारी ही है ना, या ये रिश्ता तो अब पूरी तरह से बन चुका है, तब आप एफर्ट कम करना, एफर्ट करना आपको कम कर देते हो। और फिर क्या होता है ना कि आपको वो जो छोटे छोटे एफर्ट करके उसको जिंदा रखना था, आपने एफर्ट बंद कर दिया, और वो इकट्ठा होता गया। आपने केयर करना बंद कर दिया, आपने फ़ोन काटे, आपने रिप्लाई नहीं किया, जो चीज़ें आप करते थे वो करना धीरे धीरे आपने कम कर दिया। और फिर अचानक से आया कि यार स्पार्क नहीं है, तो स्पार्क होगा कहाँ से? आपने एफर्ट तो कब से बंद कर दिया ना। आपको लग रहा है कि 6 साल बाद रिश्ता कैसे ख़त्म हो सकता है। आप ये नहीं देख रहे हो कि पिछले 3 साल से आपने एफर्ट बंद कर दिए हैं। तो मुझे लगता है ना कि जो एफर्ट होता है ना, अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी, तो मैं यही उस कॉल पे भी यही बात कर रहा था कि यार हम लोग ना चीज़ों को इतना आसान ले लेते हैं ना। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, या जिसके जीवन में वो कंधा नहीं है, और जिसके जीवन में वो फ़ोन नंबर नहीं है जिस पे कॉल करके वो अपना दुख साझा कर सके, तो मुझसे पूछो, है ना। आपके पास है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए और उसकी इज्जत करिए। आप अगर उस रिश्ते को बचा पा रहे हैं ना, तो सिर्फ बचा लेना वो नहीं होता है। देखिए मतलब अभी ये था कि छोड़ जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना, साथ रहने का एक ही रीज़न होता है कि हमें साथ रहना है। वाह, शानदार शानदार, क्या बात है, बहुत सही, है ना। अब होता क्या है कि लड़ाइयाँ हुई, है ना, लड़ाइयाँ हुई, फिर लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इग्नोर से क्या होता है? मिसकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द की पूरे रिलेशनशिप की कहानी में। अगर आप बात कर पा रहे हैं ना, जो एक आप रील देखते होंगे आजकल आता है कि यार बिना लड़ाई सॉल्व किए नहीं सोना है ना, बहुत चलन में अभी। तो वो बहुत चलता, क्यों नहीं सोना है? बिकॉज वहीं से मिसकम्युनिकेशन शुरू होता है। अगर उस इंसान को नींद आ जाती है, जैसे कहा जाता है कि यार आप अगर रो के सो रहे हो और सामने वाले को आराम से नींद आ रही है, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है वो गड़बड़ आपकी तरफ से भी हो, जो आपने पीछे इग्नोर किया हो, है ना। लेकिन मैं एक बात को और बोलता हूँ कि अगर साथ रहना है ना, तो जब हम समुंदर के किनारे खड़े रहते हैं, एग्जाम्पल है कि जब लहर तेज आती है ना, तो उस समय हमारे आसपास जो दोस्त होते हैं उनका हम कस के हाथ पकड़ते हैं कि हम बिछड़ न जाएं या बह न जाएं, है ना। वाह, शानदार। तो जब हमारे जीवन में कोई ऐसा तूफान आता है, चाहे वो बातचीत का हो, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह का तूफान हो, तो उस समय तो हमें बहुत कस के हाथ पकड़ना होता है ना एक दूसरे का। उस समय तो हमें और बात करनी होती है ना। उस समय तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें ये बचा लेना है। तो वो जो एक दूसरे के लिए या एक रिश्ते में बचा लेने की इच्छा जो है ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रतीक मुझे इसका ज़रूर अभी याद आ रहा है कि राफ्टिंग याद आई मुझे। शांत पानी में ज़्यादा चप्पू चलाना पड़ता है। एग्जैक्टली, शांत मतलब ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब चीजें आराम से चल रही होती है ना, उसमें वो जो छोटे छोटे जब एफर्ट डालना सबने छोड़ दिया है, आप निगलेक्ट करना छोड़ दिया, मतलब उतार चढ़ाव जब नहीं है, तभी एफर्ट आपको डालना है। मतलब ज्यादा एफर्ट डालना होता है कि आप जैसे चलानी है। सुबह का कोई टेक्स्ट मैसेज हो गया, एग्जैक्टली, आप किसी की कोई पसंदीदा खाना आपने, जैसे कोई ऑफिस से आ रहा है, आप घर पे हो, आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है ना, तो कई बार लोग मतलब जो पुरुष है वो भी घर पर रहता है,
जी। महिला घर से बाहर से आ रही है, तो एक बहुत छोटा सा गेस्चर है कि आपने उसके पसंद का कोई डिश बना दिया, मैगी बना दी, कुछ भी जो आपको नहीं भी कुछ भी आता है, थोड़ा बड़ा आता है, चाय ही बना दिया, कॉफ़ी बना दिया, वेलकम कर दिया। बहुत छोटी सी बात है कि जी। अपने स्माइल करके हग करके पूछ लिया कि यार पूरा दिन कैसा रहा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो एफर्ट दिखती हैं, और यही कलेक्टिवली हमारे रिश्ते को बचाती हैं, जी। है ना। तो ये मुझे लगता है कि जब हम अब टूटने की बात अब करते, वैसे मैंने जोड़ने की बात ज़्यादा की लेकिन मैं मतलब मुझे लगता है कि प्रेम है ही ऐसी चीज। मैं हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। मतलब मेरा लाइफ में भी यही अप्रोच है बिल्कुल। कि जो टूट रहा है उसको बचाया कैसे जाए, है ना। तो जीवन में बचा लेना, चाहे दोस्त हो चाहे प्रेम हो, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि पुराने जितने लोग हैं आपके जीवन में, क्योंकि अब इस उम्र में नई दोस्तियाँ नहीं होती हैं यार, जो सच है ना। अब हर कोई आपसे अपने स्वार्थ के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं ना, इस उम्र में या इस दौर में, दौर और उम्र दोनों कह सकते हैं। आप लगता उम्र है मुझे लगा आप अपने लिए बोल रहे हो। नहीं, उम्र और दौर दोनों कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद इंसान बचपन वाला एफर्ट नहीं लगा पाता है। कहते हैं इस उम्र में अब वो नहीं होता। मुझे लग रहा है कि ये उम्र ही सही है, उम्र ही ठीक हाँ, है। उम्र ही ठीक एक काम भी तो मतलब आप पारिवारिक क्योंकि जिम्मेदारियां अगर और हम बहुत दौर की बात करेंगे तो आजकल जिनकी दोस्तियां, फिर उसको हम क्या नाम है वो कह रहे हैं, दौर में तो बिल्कुल, सारे ही आ बिल्कुल, गए। सारे तो आ उम्र जो गए। आशीष भाई ने कहा सही कहा। तो एक टाइम के बाद दोस्तियां नहीं होती हैं, तो पुराने रिश्तों को बचा लेना ना, चाहे वो दोस्त हो, प्रेमिका हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो। तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अगर कोई पुराना रिश्ता है तो एफर्ट करके उसको बचा लिया जाए, है ना। तिवारी भाई इन्होंने बोला कि एफर्ट करके बचा लिया जाए, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको एफर्ट करना, जिनके ऊपर एफर्ट करना शायद निरर्थक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एक हद के बाद। बिल्कुल। तो इसको भी, इसके ऊपर भी बातचीत जरूर उस होनी पे चाहिए। एक शेर अभी मुझे याद है, मैं इस पे सुनाना ही चाह रहा था वो शेर कि उनकी महफिल में गए संभले दोबारा टूटे, हम एक ही शख्स को दे दे के सहारा टूटे। उनकी महफिल में गए संभले दोबारा टूटे, हम एक शख्स को दे दे के सहारा टूटे। ये अजब रस्म है बिल्कुल न समझ आई हमें, ये अजब रस्म है बिल्कुल न समझ आई हमें, प्यार भी हम ही करें दिल भी हमारा टूटे, प्यार भी हम ही करें। विक्रम भाई का शेर है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सटीक शेर है इस चीज़ पे कि हाँ जरूर आप मेरे संदर्भ में मेरे संदर्भ में अगर कहा जाए तो जैसे आशीष भाई ने जोड़ने की बात कर दी, लेकिन आपने कहा कि एक समय बाद लगता है कि सिस्टम कुछ नहीं बचा है। तो तसनीफ हैदर साहब का एक बड़ा प्यारा शेर याद आता है कि दिल को लाख सीखने चिल्लाने दीजिए, बिल्कुल जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। बिल्कुल। मतलब ये लगता है एक समय बाद कि आपको रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी लेकिन क्षमता होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, ब्रेकअप जो होता है, ब्रेकअप लोगों को इतना तोड़ देता है, पता नहीं उसको क्या लेके बैठ जाते हैं। ये भी जीवन का एक अहम हिस्सा है, एक पड़ाव है, उससे आपको गुजरना होता है। हमें लगता है कि जीवन में आशीष भाई माँ बाप के जाने से ज़्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं होता है। उनके संरक्षण में कब से आप रहे, उनके साथ खेलना कूदना, सारे एहसास, तो उससे बड़ा क्या कहते हैं दुख नहीं है। तो इससे उबरना हमें लगता है बहुत ज़रूरी होता है। और एक कविता बड़ी प्यारी है, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ किसका है, जो बीत गई सो बात गई, कि नहीं याद मुझे भी। हाँ, कि उसमें एक बड़ा प्यारा है कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, जो टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया फिर जाने दीजिए यार। और फिर उसके बाद तो एक राहत का अगर कहा जाए थोड़ा मलहम लगाने के लिए कि दिल टूटा थोड़ी तकलीफ हुई मगर एक उम्र को आराम मिल गया। अब शायर का नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन हमें लगता है मलहम का काम कर दिल टूटा तकलीफ हुई, पर दिल टूटा थोड़ी तकलीफ हुई मगर एक उम्र को आराम। वाह वाह वाह। चीज़ें नहीं संभलती हैं तो आपको वो एहसास, एक जो शेर है कि तसनीफ हैदर साहब का कि दिल को लाख चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। बिल्कुल। और अगर अपने मन की खुशी के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने मन की खुशी के लिए एक शेर क्या ना याद आता है, मैं नाम भूल गया हूँ किसका है, कि ये हाथ चूमा हुआ है हमारे होठों का, ये हाथ चूमा हुआ है हमारे होठों का, ये हाथ देखना एक दिन रोटियां जलाएगा। वाह, ये शानदार शानदार। नहीं, ये अपनी खुशी के लिए आप कर सकते हो कि हमारा भी कुछ, हाँ, कि होता नहीं है कि जब आपकी तरफ से खत्म है तो चलो थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, तो वही खुशी वाली बात है। हालांकि हमें लगता है कि
ब्रेकअप ये भी एक बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, और उससे जो जब ब्रेकअप होता है ना, तो एक चीज़ ये होती है ना कि शुरू के 4-5 दिन या 10 दिन सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखी होगी आपने कि आपको किसी ने पीट दिया हो, आपको मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आपको किसी भी संबंध में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आप खुद के बाल संवारना, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, शेविंग कराना कभी भी नहीं बंद करते हो। आप एक बार ब्रेकअप में जाइए, सब भूल जाओगे, अपने आप बारे में संवरना, सोचना बंद कर सजना, देते हो। हाँ, सजना संवरना सबसे पहले जाता है आपका। आप किसी भी संबंध में, आपका हाथ पैर टूट गया है तब भी फिर भी देखोगे, अरे थोड़ा शीशा दिखाओ कैसे लग रहे हैं। लेकिन जिस दिन ब्रेकअप हो जाता है, कम से कम लगता है 1, 1.5, 2 महीने, हमें लगता है कई लोग तो सालों तक उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। ये खुद की मतलब हमारे ऊपर भी नहीं, थोड़ा बिल्कुल, होता है, नहीं बिल्कुल, कहता बिल्कुल, क्या बिल्कुल। संवरे यार, जिसके लिए संवरना था, वो 2 नज़रें जो ईश्वर ने बनाई थी हमारे लिए, हमें लगता था क्या ये वही observation नहीं, है। ये वही नहीं देख रही हैं, तो सजने किसके लिए संवरने का क्या संवरना ही है? मतलब ये है। ऑब्जर्वेशन कमाल की है मतलब, अरे। सच में अद्भुत। तो वैसे एक तरफा मोहब्बत हो या मुकम्मल मोहब्बत, एक चीज होती है कि मेरी वाली अलग है। ये बात अरे ये हाँ, तो आजकल ट्रेंडिंग में ये भी रहता है। एक तरफा इश्क की आपने बात की, तो नील का एक शेर है जो मैं आय कोट हाय, करना आय हाय, चाहूंगा क्या यार, प्यारा कि शेर है यार नील नील क्योंकि ये एक शेर है जो मैं जब भी हम लोग सुनते हैं एकदम नया सा लगता है कि एक तरफा इश्क का मसला यही है, एक तरफा इश्क का मसला यही है, माशूक का किरदार भी निभाना निभाना पड़ता पड़ता है। है। एक वो तो ये जो वसवसे होंगे ऐसा करके, एक वो भी एक शेर है ना कोई कि तहजीब हाफिज साहब हाँ का। तेजी भाभी तेरी साहब बापी का का शेर है। तो तो उसको छूने के बाद क्या होगा, हाँ, देर तक हाथ देर कांपते तक हाथ कांपते कांपते होंगे, होंगे। हाँ। तो तुझसे मिलने में मसला ये है, और शेर तुझे तुझसे खोने के- बिछड़ने में मसला ये है, तुझसे मिलने पे मसला ऐसे कुछ है। हाँ, हाँ, शायद लेकिन ऐसे ये कुछ। एक तरफा इश्क पे अचानक से आया तो वो शेर मुझे नहीं, याद वो आया, बड़ा क्योंकि वो प्यारा शेर है। बहुत सच में हाँ, वो कि है। महबूब का मासूम एक का बार पढ़ किरदार- दीजिए, एक बार फिर से एक पढ़ दीजिए। तरफा इश्क का मसला यही है, हम्म। माशूक का किरदार किरदार भी भी निभाना निभाना पड़ता पड़ता है। है। तो ये जो है ना यार, कि अपने आप को उस में ढलना पड़ता है, क्योंकि आप कह तो नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपको वो फील तो आएगा ना वो। अच्छा आशीष भाई, मुझे लगता है ना, जैसे आप कह रहे हो एक तरफा इश्क, एक तरफा इश्क। और लोग कहते हैं अधूरा होता है, वो मुकम्मल होता है। एग्जैक्टली इस पे ना प्यार आधा ये- कैसे हो सकता है? मैं- मुकम्मल होता है आपका, एक तरफा है लेकिन मुकम्मल है। मैंने ना हाँ, ये कह सकते हो कि एक साइड से है लेकिन आधा थोड़ी मैंने हुआ। एक बार कभी प्यार बोला तो पूरा था, है। एक तरफा पे मैंने एक बार कभी बोला था कि जी। एक तरफा इश्क जैसा कोई इश्क नहीं होता है, प्रेम हो गया मतलब हो गया, हो है ना। गया। प्रेम हम तक लौट नहीं आ रहा है उनसे, वो अलग बात है, हमने प्रेम कर लिया वो पूरा है। तो मैंने एक बात कभी लिखी थी, 2 पंक्तियां, कि मैंने प्रेम किया और बदले में प्रेम की आकांक्षा नहीं की। मुझे सिर्फ इस बात से खुशी है या इस बात से मतलब है कि जब कोई आपसे कहता है कि सुनो तुम प्रेम में हो, तो वो सबसे सुखद होता है। आय हाय, वाह। आय हाय, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो प्रेम में होना ही सबसे सुखद है ना। मुझे लगता है कि उधर से प्रेम आए ना आए, आप तो प्रेम बांट रहे हो ना, आपके अंदर इतना प्रेम है, तो वो प्रेम में होना अपने आप में एक अलग बहुत सुंदर सुखद फीलिंग होती है। तो बस मुझे याद अच्छा, है। जो कह रहे हो आप अलग वाली बात करो तो ना, अगर थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा जाए, हाँ, हाँ। तो मैंने किसी को सुना था बड़ा प्यारा कहते हुए कि जब लड़का कहता है कि मेरी वाली अलग है, हाँ। तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये होता है कि वो उसे पागल नहीं कहना चाह रहा है या कहने से बच रहा है कि वो पागल है, इसीलिए कहता है मेरी वाली थोड़ी अलग है। आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं माँ बाप, क्या कहते हैं मेरे बच्चे को, जो थोड़ा अलग निकल जाते हैं या कह दिए थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, नहीं कहना चाहिए, मतलब अन्यथा लेने वाली बात नहीं है, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं उनको, यही कहते हैं ना थोड़ा अलग है, तो वैसे वो कहते वैसे हैं। कलाकारों को अच्छा, भी यही कहा जाता है कि अलग निकल गया हाँ, है। थोड़ा अलग निकल गया है। अच्छा, और पुरुषों के संदर्भ में तो ये है मेरी वाली, और महिलाओं के संदर्भ में क्या होता है, आपने देखा होगा पत्नियों को बात करते हुए, प्रेमिकाओं को बात करते हुए हमेशा एक बात कहती हैं कि ये जो है ना बहुत भोले हैं। बोले वो जो बना भोले दिए। होता है ना, वो बेवकूफ की तरफ क्या कहते हैं, वो टेंड इंगित होता कर रहा रहता है। होता है। गुड्डू के इंगित पापा कर रहा थोड़े होता है। भोले हैं। भोले बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो प्रेम होता है। प्रेम बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और इसके बारे में अरविंद इनायत का ही बड़ा प्यारा शेर है कि जिसे तुम बावरा कहती थी राधे, जिसे तुम बावरा कहती थी राधे, महाभारत महाभारत जिता के आ गया हाय, है। अरविंद इनायत प्यारा शेर है। वही है ना कि प्यार से बावरा बावरा पागल छलिया सब कह रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता महाभारत जिता के आ गया है। बिल्कुल यार। हाँ, तो प्रेम में ये, और हमें लगता है जो पागल ये सब तो मान लीजिए हास्यास्पद हो गया, थोड़ा विनोद हो गया, हालांकि हाँ, लेकिन खूबसूरत एहसास होता है कि भोले हैं, उनको लगता है यही सबसे भोले हैं, कोई भी इनको छल कर सकता है इनके साथ। ये सच में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब मैं अभी आ रहा था, जैसे हम दोस्ती पर मैं चाहूंगा कि कुछ बात हो, क्योंकि ब्रेकअप से जब हम निकल रहे होते हैं ना, तो उस समय दोस्ती का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अगला प्रश्न मेरा यही था। एक बहुत ही अच्छी मूवी है, दोस्ताना मूवी आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे। हाँ, जिंदगी का नाम दोस्ती और दोस्ती का नाम जिंदगी। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, वो गाना सुन के पहली बार रोना आया दोस्त के लिए।
मतलब सच में लगा कि प्यार की जब बात होती है, इतने अनोखे प्यार के अलग अलग रिश्ते, अलग अलग मायने हैं, अलग अलग आयाम हैं, जिसमें दोस्ती मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है जिस पर बातचीत होना बहुत ही बिल्कुल यार, बहुत बिल्कुल, बनता है। मतलब बिल्कुल। सच में, मतलब आपने कैसे देखा है दोस्ती का, आपका नजरिया क्या है, जरूर एक मतलब बार। मुझे लगता है ना कि यार दोस्त वो है ना, आप जीवन में, मुझे लगता है कि मैं एज अ व्यक्तित्व जो हूँ आज, उनमें दोस्ती का बहुत बड़ा रोल है, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। मैं अगर जीवन में एक कदम भी बढ़ाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उसमें कितने सारे कदम वो हैं, उन दोस्तों की हिम्मत मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मुझे प्रतिदिन ये हिम्मत दे रहा है कि मैं एक कदम चल सकता हूँ। और वो साइलेंटली है, मतलब कोई नाम नहीं हो रहा है। कि प्रेम में होता है कि हम इतनी चर्चा कर लेते हैं कि प्रेमिका ने हमारे लिए ये किया वो किया, दोस्ती में कोई ऐसी चर्चा नहीं है। दोस्तों को हम फिर भी गाली दे रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। और और जब तक हमें लगता है गाली नहीं दे रहे हो तब तक दोस्ती बरकरार है आपकी। हाँ। जिस दिन आपने गाली जिस दिन दायरा बन गया ना, बिल्कुल, ये होने वाला, अरे यार ये कह देंगे तो ये हो जाएगा, हाँ, तो जी। दोस्ती नहीं तो रही। वो- संकोच आ गया अगर। संकोच नहीं होना चाहिए आप। तो दोस्ती में ना मुझे लगता है कि मुझे बनाने में दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी भी आगे भी जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं हम, दोस्तों के बिना तो मैं सोच भी नहीं पाता। मैं कहता हूँ ना कि यार मैं चाय भी अकेले नहीं पी पाता हूँ। मतलब मुझे दो लोग चाहिए बात करने के लिए, है ना, दोस्तों चर्चा करने के लिए। और बहुत ऐसे, मतलब देखिए जीवन में ना अच्छे समय में बहुत लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, है ना। जब आप अवार्ड लेने जाते हो 50 लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब आप सबसे ज़्यादा टूट रहे होते हो ना, या जीवन में सबसे अपने लोवेस्ट पोजीशन पे होते हो, उस समय सिर्फ आपका दोस्त आपके साथ खड़ा होता है। अभिशार गीता शुक्ला बहुत ही बेहतरीन शायर। उनका मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल, देखते हैं फोन, बस देखना है, देखना है फोन उठाता उठाता है कौन कौन। तो मुझे लगता है ना कि दोस्त वो है ना, जब आप एकदम टूटने के वर्ष पे होते हो ना, सच में सच में, और आपको रोक लेता है वो, सिर्फ इसलिए कि यार मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हो जाएगा, है ना। वो एक सहारा बस जो ये होता है कहने ना, वाला चाहिए कोई। बिल्कुल वो एक सहारा होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दोस्त, मैं आशीष भाई की ही बात कहना चाहूँगा। मतलब मैं कई बार एक आध तो समस्या में फंसा हुआ था। आशीष भाई का फ़ोन मेरे पास लिटरली आया था उस दिन। इन्होंने यही एक बात कही कि मैं बहुत कम रोता हूँ, जैसा कि मेरी पत्नी कहती है कि तुम बहुत मतलब पत्थर दिल हो, हर पत्नियाँ कहती हैं। हालांकि मर्द नहीं होता, लेकिन कई वो होता नहीं कि कहाँ टूटना है, बिल्कुल वो एक दो जगह ही आपका नाजुक बिल्कुल पक्ष होता है। बिल्कुल आशीष भाई ने मुझसे केवल इतना कहा था उस दिन कि आप चिंता मत कीजिएगा, हम हैं, कैसा भी कोई क्या कहते जरूरत होगा आप एक बार कॉल कीजिएगा। उस दिन मुझे लगा रोंगटे खड़े होने वाली बात हो गई। कोई नहीं कहता, आपके पिता के अलावा कोई नहीं कहता, ये बात, भाई भी नहीं कहता आपसे, ये बिल्कुल दोस्त सच कहते हैं बात। हमें परेशान मत होइए। बिल्कुल। और दोस्ती या दोस्त ही एक ऐसा लफ्ज नहीं कहेंगे, मतलब एक पूरा क्या कहते हैं व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल जिसके कारण आपको एक शहर पसंद आ जाता है। सच में। आप बताइए दुनिया का कौन सा व्यक्ति है, मैं किसी शहर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना पॉल्यूशन, इतना सारी चीज़ों से हम लोग जैसे आए हैं गाँव से, बिल्कुल। तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। कौन रहना चाहेगा नोएडा या दिल्ली में ऐसे माहौल में? आप क्यों रहते हो? हम यही सोचते हैं वहाँ आशीष भाई हैं, वहाँ अभिशार है, बिल्कुल, वहाँ आशुतोष भाई आशुतोष भाई हैं। हैं, दोस्त ही क्या कहते हैं वैसे लोग होते हैं जिनसे हमें शहर पसंद आ जाता है। ट्रू ट्रू। हाँ, वहाँ की सारी चीज़ें पसंद आने लगती हैं। और आप जैसे अभी हमारे मित्र हैं अभिशार, वो रहते हैं क्या कहते हैं उधर दिल्ली में विश्वविद्यालय साइड, आशीष भाई रहते हैं दूर, आप रहते हो दूर, लेकिन एक जो भरोसा होता है ना कि हाँ ये लोग ये है मतलब रात को 2 बजे ना, मतलब मैं हमेशा एक दोस्ती को इस तरह से बताता हूँ कि यार रात को 2 बजे ना आपके पास, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना कि रात को 2 बजे मैं किसको कॉल करके ये बात कहूँ, और आपके जीवन में अगर वो 4 लोग हैं ना, दोस्त हैं ना 2-3, तो आप दुनिया की किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि अपने दोस्तों को, खासकर जो रिश्ते आपने पिछले 5-8 सालों में, और मैं साहित्य के क्षेत्र से मिले जो दोस्त हैं, आप चाहे आप आशुतोष आप हैं, अनिल हैं, शिवम हैं, प्रशांत हैं, ऐसे जितने नाम मैं लेना चाहता हूँ, मैं सच में जब मैं दोस्ती की बात आती है मैं ऐसे हज़ारों नाम ले लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोस्तों की वजह से मैं पिछले 7-8 सालों में, क्योंकि एक उम्र के बाद वही है कि स्वार्थ के लिए लोग मिलते हैं, लेकिन साहित्य की वजह से एक चीज़ हुई है ना, और इसीलिए मैं और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहता हूँ कि यार साहित्य ने मुझे इतना लौटाया है, मैं क्या कर पाऊँगा साहित्य के लिए। ऐसे लोग मुझे मिले हैं इस क्षेत्र से, जो रात को 2 बजे मुझे याद रहता है कि प्रदीप भाई, वासु भाई, नील, शिवम, ऐसे तमाम लोग हैं जो ये सारी चीजें मुझे लगता है आर्थिक संभवताओं से ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम लोग पैसा तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पर, है ना। किसी के साथ होना पैसे जैसा कोई रोल ही नहीं है वहाँ पर ना। अब देखो जैसे हम हुए आशीष भाई जब भी आते हैं ये घर से क्या कहते लौट के, एक फोन आता है, अरे दादा कहाँ हो। हाँ, मतलब हम लोग ऐसे ही बस उधर से ना होता है, हाँ आशीष भाई अभी काम पे हैं, निकलते ही कमरे पे आते हैं। और सही पूछो ना, मुझे लगता है दोस्ती सबसे अच्छी वो होती है जिसमें आपको डिस्टर्बिंग बिल्कुल ना लगे। आशीष भाई बैठे हैं, हम यहाँ बैठे, हम फोन ही चला रहे हैं
और 2-2 घंटे तक फोन चला रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अपने बिल्कुल। कंफर्टेबल हैं, आशीष भाई बैठे हुए हैं। बस उतने ये से कई बार ही ये वो कई बन बार जाता हुआ है। है, ये कई बार हुआ। जैसे मैं, आशीष भाई हो गए, अभिषार हो गया, हम लोग बैठते हैं तो अभिषार का मेरे साथ ही, कई बार उसके कमरे पे जाता था बिल्कुल मैं, बिल्कुल। या वो मेरे कमरे पे आता। 3-3 घंटे आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो उधर बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, कोई बात नहीं हो रही, कन्वर्सेशन कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो बैठा हुआ है, बस वो हम बैठे होना हुए ही हैं। मुकम्मल है, वो मतलब होगा ही दोस्ती में मुकम्मल ना, है। दोस्ती। और इसलिए भी मैं बोल रहा था कि जो बात मैं पूरी करना ये चाह रहा था कि यार दोस्तों को ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेकअप सब दुनिया में होता रहेगा भाई, दोस्तों को बचा लो, हाँ, वैसे एक दोस्तों चीज़ है, को बचा लो। हाँ, दोस्ती में हमने ब्रेकअप नहीं सुना कभी। Exactly, दोस्ती में breakup जैसा कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप में बहुत ब्रेकअप सुने, दोस्ती में भाई तमाम रिश्ते शर्त पे हो सकते हैं, दोस्ती ही बिना शर्त होती है। आज भी आपको उस दोस्त का कॉल आ जाए, अगर एक मैसेज आ जाए जिसे शायद आपकी बहुत ज्यादा कुछ कहा सुनी हो गई हो, आप पिघल जाओगे। हाँ, उसी लहजे में आप उससे बात करोगे, यार कहाँ था यार, क्यों नहीं फोन Exactly। किया। मुझे जानते क्या लगता है, जैसे अगर अगर अदर संदर्भ में बात की जाए तो आंखों का काम होता है निहारना, दिल का काम होता है धड़कना। हर शरीर के, कवियों ने कहा है, कवियों ने शरीर के हर एक अंग को किसी न किसी उससे जोड़ दिया है, प्रेम से सारी चीज। दोस्ती ही एक ऐसा, क्या नाम है, वो है पहलू है जिसपे हमें लगता है कोई भी अंग जुड़ा नहीं हुआ है, इसीलिए कहते हैं दिल टूट गया है, आंखों को नहीं सुहाते। दोस्तों में ऐसा कुछ नहीं होता, शायद इसीलिए सबसे खास होती है वो। बिना शर्त कोई होती मतलब ही है। नहीं है, कोई टावर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस है तो है। है तो है वो, मतलब दोस्ती एकदम किसी भगवान की तरह एग्जिस्ट करती है। कोई फीलिंग नहीं, कुछ ऐसा नहीं गाली गलौज चल रहा है, सब कुछ है, दिखने में नहीं लगेगा कि कुछ है भी, कोई रिलेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो इतनी मजबूत कड़ी होती है कि जिसके बदौलत आप पूरी दुनिया से लड़ जाते हो। हाँ, ये चीज शानदार, बहुत शानदार, मतलब जितना बोला जाए मुझे लगता है दोस्ती के ऊपर। एग्जैक्टली। तो और मैं इसीलिए बोल रहा था कि यहाँ पे अब जब दोस्ती की बात आती है, इतने सारे नाम आते हैं जहन में उभर के अचानक से ना, और लिटरेचर की वजह से लोग मुझे ये मिले हैं। हाँ, ये चीज साहित्य ने मतलब कुछ दिया हो या ना दिया हो, दोस्त बहुत दिए, बहुत अच्छे अच्छे। इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत में जरूर और आगे बढ़ाना वो चाहूंगा। एक पक्ष जो था ब्रेकअप वाला, दोनों पक्ष का, हाँ एक बार वो छूट गया, वो वहीं से सीरियल में आते हैं ना, वो नहीं छूटना चाहिए। जरूर एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हैं। हाँ, लड़कों के केस में वैसे बातचीत हमारी पहले भी होती है कि लड़कों के केस में ब्रेकअप और एक केस है लड़कियों के केस में ब्रेकअप। देखा जाता है कि लड़के ताउम्र उस ब्रेकअप से नहीं निकल पाते, चाहे वो पहला हो चाहे करंट हो, जो भी हो। लेकिन लड़कियों का क्या है कि वो उनका शायद आगे बढ़ना या मूव ऑन करना बहुत ईजी हो जाता है। ये कहीं ना कहीं, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब मुझे माफ़ करें, मतलब ऐसा भी हो सकता है। अपोजिट जेंडर के लिए भी आप सोच लीजिए यही चीज़, शायद लड़कियों का मुश्किल है, लड़के का उस केस में मुश्किल नहीं है। तो मतलब प्रदीप भाई ज़रूर एक चीज़, बहुत बेहतरीन चीज़ इसके ऊपर बोलना चाहते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क मुझे जानते हो क्या लगता है, कि जब लड़के का ब्रेकअप होता है, लड़का फिर पे आपकी नज़र रखता है, आपने उसके जीवन में क्या चल रहा होगा। लड़कियों के छोड़ने में एक बात ये होती है कि लड़कियों ने छोड़ दिया फिर कभी पलट के नहीं देखा, नहीं देखते। अच्छा, उसका कारण ये नहीं है कि प्रेम नहीं है या प्रेम नहीं था उनका, उसका कारण सबसे बड़ा सामाजिक जिम्मेदारी है। हमने ऐसा पुरुष प्रधान समाज के, ऐसे पुरुष प्रधान समाज का निर्माण किया है जहाँ पे वो इस इमोशन को दर्शा ही नहीं पाएंगे। आपने कितने मंचों पे सुना होगा कि जितने भी कवि हैं, आशीष भाई, जितने भी सेलिब्रिटी है, मेरा पहला प्यार, मेरा ये, कभी किसी महिला को नहीं सुना होगा, कवित्री को नहीं सुना होगा, क्योंकि समाज पे उन पे इतना बंधन है ना, इतना जोर है कि मेरा बच्चा क्या सोचेगा, मेरा बेटा क्या सोचेगा, वो इजाजत ही नहीं देती है। पिता कह रहा है तो कूल लग रहा है, माँ ने कह दिया तो गलत हो गया। एग्जैक्टली। स्त्री को स्त्री की तरह देखना, सिर्फ स्त्री की तरह देखना, बिना किसी टैग के। अब आजकल जो एक क्रेज चल रहा है ना, वो कि महिलाएं छोड़ देती हैं धन के लिए, वो सारी चीजें। भाई महिलाओं ने किसको नहीं छोड़ा, बिल गेट्स को छोड़ा, उनकी पत्नी ने बिल गेट्स को छोड़ा, विश्व के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क छोड़े गए। और अगर पुरातन काल में चले जाएं तो राजा पुररवा, उर्वशी, सबसे विश्व के महानतम राजा थे वो, उर्वशी ने उनको छोड़ दिया। और उनकी व्यथा देखिए, क्या नाम है, एक कविता के माध्यम से, शायद अगर दिनकर साहब की कविता है आशीष भाई, कि उस पर जब उर्वशी छोड़ के जाने लगती हैं पुररवा को, तो पुररवा उनको मनाते हैं कि भाई विश्व के सबसे शक्तिशाली हैं, राजा हैं, सब कुछ है, प्रेम के आगे हारे हुए, कि मर्ती मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के होते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। क्या बात। ये मतलब पूरा संदर्भ मुझे लगा कि जब पुररवा छोड़े गए
और जब एलन मस्क छोड़े गए आज के समय में कहा जाए, और बिल गेट्स छोड़े गए, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि धन के लिए स्त्री ने क्या नाम है ऐसा किया है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उनको अगर छोड़ना है तो छोड़ देंगे। वो हमने बहुत कहा ना, पुरुष के साथ ये होता है कि क्या नाम है कि वो पलट के देखते रहेंगे, हाँ इनके जीवन में क्या चल रहा है। महिलाओं को मैंने कभी नहीं सुना। और उनके आप- जीवन में ना मुझे लगता है कि एक चीज जो होती है, जो मैं बता रहा था कि यार हर कोई ना, जो लड़कियां जैसे जिस अपनाना जानती हैं, जी। उनके जीवन में जो समक्ष जो रिश्ता आया, हम्म, उस रिश्ते से निकलने के बाद वो उसको समग्र अपनाती हैं, है हाँ ना। ये वो समर्पण की जो भावना आपको दिखती है वो, और वो एक टैग की भी जो बात कर रहे थे कि स्त्रियों को ना एक टैग दे दिया गया है। माँ को आप किसी स्त्री की तरह नहीं देखते, आप माँ ने बोल दिया तो माँ की तरह उसको ऐसे ऐसे कंडीशनिंग की गई है कि आप उसी तरह से देखते हैं। तो उनका अपना जीवन हम कभी सोचते ही नहीं कि उनके बचपन के भी दोस्त रहे होंगे, उनकी भी पढ़ाई हुई होगी कहीं से स्कूल से, हाँ, उनकी भी सच अपनी में। एक अपना जीवन रहा होगा। तो माँ जब आपके घर आती है तो वो समग्रता से अपनाती है, आपके घर को घर ये- बनाती है। ये बात जो आशीष भाई ने कही, ये मुझे बड़ी मतलब इस चीज़ से मैं प्रभावित हुआ कि जो देखो, आपने देखा होगा जब आपकी शादी हो जाएगी आज से कुछ सालों बाद या फिर जब भी होगी, बिल्कुल तो आपके लिए तब भी दुनिया जो है ना, दुनिया रहेगी। पापा पापा रहेंगे, मम्मी True. रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। लेकिन एक स्त्री के लिए सब कुछ आप हो जाओगे। हाँ, सब कुछ हाँ, बदल आप जाता है। उनकी दुनिया वहीं तक सीमित हो जाती है। और एक समय बाद आप यकीन मानिए, अगर वो मायके जाती हैं हाँ, और उनके पिता तक ने कह दिया आपका हस्बैंड ऐसा है, तो वो आप उनसे लड़ लड़ जाएंगे। जाएंगे। हम में आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे माँ बाप आपकी पत्नी को कुछ कह दें। वो आपको पता है कि वो इंटेंशनली कह रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम में हिम्मत नहीं है। वो बोल देंगी कि आप क्या कहते हैं, उनके बारे में मत कहिए मत आप। कहिए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उनमें इतनी क्षमता होती है, हम में आप में नहीं है। और ये चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रहा था, जब माँ पिता की बात आ रही है, कि मेरे घर में मतलब एक चीज़ मैंने जो देखी है बचपन से, कि हम लोगों ने ना, जब हम बोलते हैं कि यार ब्रेकअप हुआ या ये छोड़ गई या वो छोड़ गई जी, क्यों हुआ, धन के लिए नहीं हुआ ऐसा। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, धन वाली बात पे एग्जाम्पल एक देना चाहूँगा। जी। जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर रहे, है ना। तो जब भी तनख्वाह आता था या कहीं से पैसा आया, तो वो सारा पैसा वो मम्मी को ले जाकर दे देते थे, है ना। और शाम को फिर रोज शाम को, मतलब वो एक रूटीन था कि रोज शाम को, अरे पैसा लाओ, सब्जी लानी है। हाँ, सब्जी लेनी तो है। वो जो एक था ना कि यार आपका पूरा धन आपका है, लेकिन आपने समर्पित, क्योंकि आपको पता है कि घर चलाने वाली वो स्त्री है। आशीष भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे घर में बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बिल्कुल। तो जब एक उम्र हो जाती है, वो शायद आपके लिए आर्थिक सहायता लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो हैं घर में, तब ऐसा कहा जाता है कि आप जानबूझकर वो चीज़ें करिए जिससे वो इंक्लूडेड फील करें घर में। ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि आप जानबूझ के सवाल करिए, जानबूझ के गलतियां करिए, ताकि वो इंक्लूडेड फील कर यही सके। तो वो केयर वाली बात है ना, Yes, यही yes, तो वो बिल्कुल, एफर्ट बिल्कुल, वाली बात जो हम शुरू में कर रहे थे, हाँ, हाँ। कि ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं। अब ये चीजें जो हमने सीखी है, तो मुझे पता है कि हम आने वाले समय में अपने पार्टनर के साथ भी ऐसे ही रहने वाले हैं, है ना। कि हमें, क्योंकि हमें पता है कि उनको घर चलाना है। जब हम बात कर रहे थे कि घर पे वो है, तो हम निश्चिंतता के साथ रहते हैं, जी। है ना। या वो जॉब कर रही है, मैं घर पे हूँ, तो वो उस निश्चिंतता के साथ रहें, है ना। अच्छा, तो कहीं बात जो कह रहे हो ना, कहीं कहीं एक बात ये भी है कि जैसे प्रेम आपको जोड़े रखता है, लड़ाई भी आपको जोड़े रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर ये प्रेम से थोड़ा हटके हो जाएगा, मेरी दादी अभी हाल ही में उनका देहावसान हुआ, और मेरी मम्मी जब भी रहेंगी आशीष भाई, मतलब पता नहीं, बताना चाहिए नहीं, हर 10वें 12वें दिन बोलचाल बंद। वो तो लेकिन मेरी मम्मी अगर मायके चली गई, तो फिर पापा जैसे ही बैठेंगे उनके पास, पान दोनों खाते हैं, तो जब बाप बेटे बन गए, बैठेंगे, हाँ। सरौता उठेगा, तो दादी यही कहेंगी, पता नहीं कहाँ उनको वहाँ भेज दिए हैं, बताओ ये भी कोई तरीका है। कोई मायके में 2 दिन रहता है, अरे 2 दिन नहीं रहता मायके में कोई। लेकिन वो ये हाँ, प्रेम है, वो उनका हाँ, वो बिल्कुल। प्रेम है कि वो दिख नहीं रहे हैं आसपास। बिल्कुल, होना चाहिए वो हाँ, इंसान। ये और जो आपने कहा ना, संरक्षण बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ज़्यादा। बहुत बहुत बुजुर्ग। मैं सच बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में मेरे पिछले साल में 2 क्या कहते हैं देहावसान हुए। एक हमारे चाचा का, मास्टर साहब, जिनकी वजह से मैं थोड़ा गाना वाना जानता हूँ, और एक दादी। जी जी जी। अपना घर जाने का मन नहीं करता, सच में, वो सच खनक में, नहीं होती मतलब- ना। आप जाओगे तो बड़का इम्मा जितनी बार जाओगी, दादी वो कहेंगे, अरे भैया कहाँ थे, खाना वाना खा लो। मुझे याद है, मतलब मुझे याद है, मैं जब गांव जाता था, जब मेरे दादी दादा जिंदा थे 2 साल पहले, 2019 में देहावसान हुआ, तो मैं जब गांव जाता था ना, हमारा घर के सामने से द्वार, घर पे ना बड़ा सा द्वार होता है गांव में, दलान बोल। तो द्वार से, दलान के बाहर भी बड़ा सा द्वार है ना, तो लोग रास्ते से गुजरते थे, ठीक। तो हमारे यहाँ चूल्हे पे चाय चढ़ी रहती थी। अब कोई जा रहा, अरे आओ बैठा हो, तो बात शुरू हो गई, अब आओ चाय बन रहा है। और पता है, और उस समय जब गांव जाके जो ऊर्जा महसूस होती थी ना, जी। अब मैं अभी छठ में दिवाली में घर गया था, गांव गया था, तो वो जो खालीपन लगता है ना यार, कि वो बरामदा खाली है यार, हाँ, वो आंगन, वो चौकी जहाँ बाबा बाहर बैठते थे,
गायों को, और वो दिन भर फल, और वो द्वार के एक कोने पे अपना सब्जी उगा रहे हैं, वहीं पर सारी सब्जियां उतनी दूर में उगा रहे हैं, और वो दिन भर चर्चा करना कि आज हई लगनी है, आज हो भैला, आज हई उगल बा, भिंडी उगल बा, आज हई। मैं बचपन से इस चीज का ये बड़ा हो चीजें रहा यार हूँ बड़ा मैं बचपन से intrigue आशीष भाई, करती मेरे है, यहाँ एक हाँ। दादी थी, पुरखिन दादी, लगभग हो गया उनके देहावसान को 10 साल। मैं छोटा था उस समय, मतलब 6ठी 7वीं में पढ़ता था, मैं उनके साथ घंटों बैठ के बातें करता था, और ये- केवल वो क्या निंदा रस से बड़ा दुनिया में कोई वो उनसे चीजें- अच्छा दादी इनके बहुरिया जो नाई है वहाँ का स्वभाव कैसे है, अरे भाई वो बस आपको पिंच करना है। बिल्कुल वो बस याद फिर आता है। तो पूरा पॉडकास्ट वही हो जाएगा। मैं एक दिन ऐसे बाल वाल संवार के बिल्कुल हाँ। क्रीम पाउडर लगा के दादी के पास पहुंचा। हमने कहा दादी हम कैसे लग रहे हैं? कहने बेटवा तुम ऐश्वर्या राय से सुंदर लग रहे हो। उनको मतलब नहीं है किससे कंपेयर कर रहे हैं, उनको मतलब ये है कि तुम सबसे सुंदर लग रहे हो। बस, इक्वालिटी बस। की सबसे बड़ा example, पराकाष्ठा एकदम बिल्कुल, ये बिल्कुल। उदाहरण एकदम जबरदस्त। मुझे ना इन सारी बातों के बीच सच में ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करते जाए बस हाँ, ये खत्म नहीं एंडलेस है। होगा, मतलब एहसास नहीं। एक शायद ऑफ बीट हो जाएगा, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन शेर है कि शूलों का अभिशाप अमरता, हाँ, फूलों को झड़ना पड़ता है। आए है अभिशार अर्जुन- भाई का, हाँ, अभिशार गीता शुक्ला भाई, मतलब जबरदस्त। अरे फूलों, क्या। हाँ, शूलों का अभिशाप अमरता, फूलों को झड़ना पड़ता है, हे अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना लड़ना पड़ता है। है। बहुत शानदार, क्या लिखा है। मैं जरूर अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इसको ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आता हूँ कि अभी आशीष भाई और तिवारी जी दोनों, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ जरूर कि आपकी बात करूं या मैं अपनी भी बात करूं, हम तीनों लिखते हैं, जुड़े हुए हैं साहित्य से, और हम तीनों को जॉब करनी पड़ती है। हाँ, ये अच्छी बात कहीं पड़ती है। हाँ, पढ़ती है, हाँ, बिल्कुल, पढ़ती है, बिल्कुल, लगाई पड़ती आपने। है, पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है। वो दफ्तर का, वो हमारे भाई आज हमारे बीच अभी नहीं आ पाए आज, जी। लेकिन पहला दिन था दफ्तर का, आखिरी हाय, कॉल हाय, आखिरी आखिरी कॉल कॉल थी थी उसकी उसकी और और पहला दिन था दफ्तर का। बाशु भाई कमाल का बाशु शब्द। भाई, तो आपको याद कर रहे हैं हम लोग, आप आज हमारे बीच होते हैं यहाँ पे। लेकिन खैर, हमको करनी पड़ती है नौकरी। बिल्कुल। लेकिन मैं एक छोटा सा दृष्टांत उठाता हूँ अपनी कक्षा से। जब कक्षा में मैंने सहमति जताई अपनी कक्षा अध्यापिका से कि भाई मुझे कविता लिखनी है, मुझे इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि क्या करेगा तू, झोला उठा के कहाँ कहाँ गाएगा, क्या करेगा, किस पेड़ के नीचे बैठेगा, किसके द्वार पर जाएगा, वाह, ऐसी बात। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज के दौर में ये बात कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखती है कि एक जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो अपना गुजारा कैसे करे। कविता, एक अगेन कुशल दुनहरिया भाई बहुत बेहतरीन क्या लिखते हैं, क्या उन्होंने लिख दिया कि थोड़ा ऑफ बीट है कि घरों से भागने वाले बताएं मोहब्बत से गुजारा मोहब्बत हो से गया गुजारा क्या। हो गया, तो उसी तरीके से आर्टिस्ट की अगर बात करें तो आर्टिस्ट लिखने वाले बताएं लिखने से गुजारा हो गया क्या। जो तो आशीष भाई बताइए आप ही। हाँ, प्लीज प्लीज इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी कि आज के युवाओं को बिल्कुल। क्या करना चाहिए, क्या सच में अपने पैशन को फॉलो करके आजीविका चलाई जा सकती है, अपने घरों को चलाई जा सकती है, मतलब मुझे ये तरीके से लगता हम है चाहेंगे यार, इसको देखो निपटाएं मुझे एक ये लगता है कि जब मैं 2017-18 में जब पहली बार कविताएं सुनाना शुरू किया था, हाँ, हाँ। लिखना तो बहुत समय से चलता रहा, तो मेरे घर पे ही पहली बार क्वेश्चन किया, अरे यार ये क्या गाना बजाना शुरू कर दिए, हाँ, exactly, बढ़िया नौकरी exactly. चल रही है, क्यों तुम, है ना। तो मुझे लगता है कि वो जो पहला सवाल होता है ना, जब आपके घर से पूछा जाता है आपको, क्योंकि वो सवाल इसलिए नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, सवाल पूछाता है उनका डर, हाँ, ये बड़ी बात। उनका डर सवाल पूछा था कि अगर ये अपने आर्ट के लिए जॉब छोड़ दिया या कुछ भी ऐसा किया तो इसका खर्च कैसे चलेगा। दुनिया इतनी मेटलिस्टिक अब हो चुकी है ना कि आपके जेब में रखे पैसे से तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। ये बड़ी बात। तो इसलिए भी उनका डर है, उन्होंने वो गरीबी देखी है और इसलिए उन्होंने हमें पढ़ाया कि यार जो गरीबी हमने देखी, जो बोझे, जो भार हमने ढोए, वो हमारे बच्चे को नहीं ढोना पड़े। और जब आप आर्ट की तरफ कदम रखते हो ना, तो पहला डर वही सताता है उनको कि यार इसको भी वही संघर्ष करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, है ना। इसलिए भी उनका डर पूछवाता है। और लेकिन जब आप, वही होता है ना कि आप, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ जब जब जिससे मिलता हूँ या जहाँ भी इसकी बात होती है कि यार दो चीज़ें होती है जीवन में, या तो आप जीवन भर एक गिल्ट लेकर चलो कि मैंने वो नहीं किया, या एक बार करके असफल हो जाओ यार, है ना। और लेकिन अगर एक बार भी आपने रिस्क नहीं लिया ना जीवन में और आजीवन एक मशीन की तरह काम करते रहे, तो आपके पास यार एक गिल्ट हमेशा रहेगा कि यार मैंने उस समय वो गली मुड़ा नहीं, मैं काश रह जाएगा, काश रह जाता। तो मुझे लगता है किसी के जीवन में यार सब कुछ हो, काश ना हो, है ना। आपको जब भी जो मन करे वो आप करें, लेकिन अब जो दुनिया जिस तरह से भाग रही है ना, आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। आपको अगर सरवाइव करना है आर्ट के थ्रू, आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ राइटर, अगर आप पोएट हो, कवि हो, आपको सिर्फ
लिखने से काम नहीं चलेगा, कुछ भी लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कविता लिखो, आप ऑडियो स्टोरीज लिखो, आप कहानियाँ लिखो, आप नॉवेल लिखो, आप घोस्ट स्टोरीज लिखो, जी जहाँ से पैसा आ सके। अगर आपने सोचा है, अब चूंकि जब आप करियर की बात कर रहे हैं तो अब प्लेटफॉर्म्स इतने सारे बन चुके हैं, इंस्टा से लेकर OTT प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। लेकिन आपको यही बात है कि या तो आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ कवि सम्मेलनों की दुनिया में कुछ करोगे तो आप कुछ कर पाओगे, या आपका धर्म लिखना है। अगर लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ये बड़ी बात बोली आपने। कहानी लिखो, कविता लिखो, जब आपने तय कर लिया है कि बतौर राइटर ही मुझे करना है जो करना है ना, तो आप कुछ भी लिखो जी। और एक मन में सपना रखो, परफॉर्म करो, लोगों से मिलो, वो जो आपका काम है वो आप करते रहोगे, है ना। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यार अगर आपके पास कोई स्किल है और उसकी वजह से आपके महीने के खर्चे चल रहे हैं तो आप उसको साथ साथ लेखनी के लेकर चलें। अच्छा। रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क एक बात होती है ना। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप एक दिन रात को आपको सपना है और अगले दिन आपने जॉब छोड़ दी। हाँ। आप ये सोचो कि आपने 4 साल की डिग्री की है, उसके बदले आपको नौकरी मिली है, क्या आपने लेखनी पे उतना काम कर लिया है? ये सवाल आप पूछिए खुद से। जी। जब आप लेखनी नहीं, हर जब एक, आपको परफॉर्मेंस हो गया, बिल्कुल, लेखनी बिल्कुल। हो गया, किसी भी Any फील्ड form में, of art की बात- एग्जैक्टली, हाँ। आप जब को लगे आपको ना कि आप अपना बेस्ट उसमें कर रहे हो, जिस दिन आपको लग गया कि यार अब यहाँ से मैं अगला स्टेप जो लूँगा, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तब आप IAS के एग्जाम में बैठोगे ना। मतलब वही है, बेसिक SSC की तैयारी करके तब तो आप IAS के एग्जाम में जाओगे। सेम चीज़ लेखनी में है कि आप तैयारी करो, आप स्किल सीखो, गज़ल, कविताएं, तमाम कहानियाँ, रिव्यूज़, कितना कुछ है दुनिया में। बस ये कि आपको अपनी लेखनी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, संघर्ष जारी रहे। लेकिन अगर नौकरी है आपके पास तो आप नौकरी करें, और अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप घर से आ गए कि आपको इसी विषय में कुछ करना है और लेखनी में आप हैं, तो फिर आप कुछ भी लिखें। तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्टोरीज लिख सकते हैं आप, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो नॉवेल लिखने के आपको पैसे देती हैं, कहानियाँ लिखने के पैसे मिलते हैं। तो है, संघर्ष है, लेकिन यार वो आर्टिस्ट ही क्या, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार वो आर्टिस्ट ही क्या जो 100 बार फेल हो गए 101वीं बार ट्राई ना करे, है ना। आप 100 बार गिरोगे, लेकिन वो अंदर का जो कलाकार है ना, वो बताता है कि आपको 101वीं बार भी उठना है और लड़ना है उसी इंटेंसिटी के साथ। बहुत शानदार है ना। प्रदीप भाई, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि कविता मतलब क्या नाम है, आपकी और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप ऐसे नहीं एक समय झोला उठा के आप सीधे निकल लिए। आज के समय में अवसर भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आप देखिए, आप जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में कविता या मंच, इसमें आपके पास सबसे पहली बात आपको अच्छी कविता लिखनी है, अच्छी कविता का वाचन करना है जी, और इसमें खुद के लिए काम क्रिएटिव भी खुद ही करना है। मतलब अपने लिए खुद ही बाजार बनाना, मार्केटिंग अपनी खुद ही करनी है। बिल्कुल, आपको खुद ही, तो सारा काम तो आपको खुद ही करना है, खुद ही करना। मतलब मार्केट भी एक होता है ना कि जैसे मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आपका काम बन जाएगा। तो इस समय ऐसा नहीं है। इस समय ऐसा है कि आपको काम भी खुद ही क्रिएट करना। आजकल सोचते हैं कि वायरल हो जाएंगे, उसमें चल रही है दुनिया। मतलब ज्यादातर भी युवा जो वायरल चीजें, वो कहते नहीं है कि जो आग जितनी जोर से भक्का होता नहीं, भभका उठा गिर गया, वो वायरल को मैं बहुत ज्यादा वो नहीं मानता। हाँ, थोड़ा बहुत इंस्टा फॉलोवर या वो सारी चीजें हो जाती हैं कुछ दिन के लिए, जैसा कि हम लोगों की नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके पास जब काम रहेगा ना, मतलब अंदर आपके बहुत अच्छा लेखनी है, जैसे मनु वैशाली या स्वयं भैया है ना, तो ये लोगों ने, इनके पास बहुत अच्छा कंटेंट था, वाह भाई वाह, या कुछ मंचों से इंस्टा को बूस्ट मिला, तो उसके बाद इन्होंने उसको बहुत अच्छे से संभाला है। नहीं, अच्छा संभाला क्यों जानते हो आशीष भाई? आप एक बात जान लीजिए, जो मनु या फिर क्या कहते हैं स्वयं भाई वायरल हुए हैं एक समय बाद, पीछे उनका 6-7 साल का संघर्ष रहा। जैसे हम में आप में से है, किसी का कोई शेर वायरल हो जाए तो आप उस चीज को इसलिए हैंडल कर लोगे कि आपने 6-7 साल पीछे का संघर्ष है। आपके पास इतनी रचनाएं हैं कि पूरे जीवन बैठ के खा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष जितना लंबा होता है ना, वो चीज वही है कि स्वयं भाई ने पीछे किया है, मनु ने भी किया है, और आगे कुशल भी क्या कहते हैं अच्छा काम कर रहा है, या फिर जो भी आ रहे हैं लोग कर रहे हैं, पीछे उनका संघर्ष हो गया, उन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया है मटेरियल। आपका ऐसा नहीं होता अचानक से क्या कहते हैं शेर वायरल हो गया, उसके
बाद फिर आपको जानते हो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है बिल्कुल कि और कैसे कंटेंट परोसें। आप देखो कितने सारे लोग आए चले गए, सही बात। और क्या नाम है, कविताओं में ही कितने लोग आए चले गए उस समय, बहुत हमने सुने थे बहुत सारे लोग, लेकिन स्वयं भाई हो गए या मनु हो गई या फिर और भी लोग हैं जो थोड़े क्या कहते हैं वायरल है इस समय, वायरल नहीं कहेंगे, थोड़ा क्या नाम है रन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम इन्होंने कर रहे पीछे काम कर लिया है। जी। अच्छा, ऐसे लोग जब क्या कहते हैं चलते हैं तो थोड़ा खुशी खुशी कि होती हाँ, है, मेहनत बिल्कुल। किया है इनके पास कंटेंट। आप किस बेसिस पे कहोगे भाई वायरल हो गए, ये था वो था? अब है नहीं, अगला क्या देना है? उनके हाँ, पास वही तो, कंटेंट कितने भी है प्यारे ना, गीत हैं, मतलब कितना अच्छी प्यारा बात है कि content उनके है। पास कंटेंट भी है। और अब जो दुनिया है वो कंटेंट इज द किंग वाली कहानी है। आप सिफारिश से एक कदम चल सकते हो, 100 कदम कर चलने के लिए आपको स्किल चाहिए। हाँ, ये बात तो है। अच्छा। बहुत बहुत ही शानदार बातचीत होगी। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ऑडियंस ने मतलब सच में सराहना इसको बहुत अच्छी मिलेगी हमें तो ये है कि, लेकिन जब हम बात करते हैं काव्य की, बात करते हैं साहित्य की बात करें या साहित्य प्रेमियों की बात करें, तो ये बातचीत अनवरत चलती रहेगी, ये बातचीत कभी खत्म होने वाली अरे नहीं नहीं है। है। तो हम लोग ये- रात में 3 बजे तक करते क्या हालांकि वो हमारा अलग काम ढंग की ही- होती है, कुछ और शब्दों का आदान प्रदान होता है जो यहाँ नहीं कहा जा सकता। कॉलेजों में बैठे हैं, हॉस्टल में बैठे हैं या कहीं True, गपशप true. कर रहे हैं चाय के बीच में, ये बातचीत हमेशा, और मुझे लगता है ये बातचीत हमेशा सतत चलती रहनी चाहिए बिल्कुल, और ये खत्म होने वाली है भी नहीं। अगर आप बात करते हैं अनादिकाल से लेकर अगर समकालीन कवियों तक की अगर बात करेंगे तो ये एक प्रेम एक ऐसा विषय है, श्रृंगार तो रहा ही है, लेकिन प्रेम एक ऐसा विषय है, चाहे आप भ्रातृ प्रेम की बात करें, दोस्ती की बात करें, माता पिता की बात करें, ये प्रेम एक ऐसा विषय है जो अनवरत चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा, शाश्वत है बहुत। तो इसी में एक छोटी सी बात के साथ एक बहुत ही अच्छा कलाम है, नीरज जी ने लिखा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्या ये कहना। बहुत ही शानदार, मुझे जब जब ये सुनता हूँ तो मुझे एक अलग ऊर्जा आए मिलती हाय, है। बिल्कुल, नीरज बिल्कुल। जी तो वो नीरज मतलब जी क्या ही कमाल कहा के जाए, गीतकार। है, मतलब कमाल। उनको प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जो आधुनिक कवि जितने हैं उनके तो सिरोताज हैं वो। बिल्कुल। मतलब आधुनिक हमें लगता है कि अगर कवियों ही कहा जाए तो हाँ, बहुत है। हाँ, बिल्कुल, क्या काम बिल्कुल। किया है उन्होंने, बहुत अच्छा शानदार, काम। शानदार। कारवां गुजर गया गुबार देखते गुबार रहे। देखते जो रहे। बंदा 16 साल की उम्र में ये कविता लिख ले, बहुत सुंदर। उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, इससे बड़ी पंक्ति क्या अगर कोई बढ़िया। साहित्य में लिख दे कि उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, वाह। क्या जब साहित्यकारों की बात हो रही तो हाँ। मैंने मेरे जीवन में जो एक कविता ने बहुत बड़ा रोल निभाया, मुझे याद है एक इंसिडेंट है कि जब मैं पहली बार स्टूडियो शूट के लिए जा रहा था टीवी पर, तो लौटते हुए बहुत अंदर से अहंकार आता, अरे अब तो मैं टीवी पे आ जाऊंगा, घर वालों को बताता हूँ, है ना, वो शुरू का होता है। तो आते हुए ना लौटते हुए एक कविता मेरी आंखों के सामने गुजरी और तब से ना मुझे लगा कि आज तक इससे सुंदर, मैं अभी तक बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि इससे सुंदर कविता मैं लिख नहीं पाऊंगा। और कविता का शीर्षक था किताब और रोना। और उसमें ना एक पंक्ति है जो मैं बताऊंगा कि उसमें ना बोला गया कि किताब आपका रोने का कारण नहीं है, लेकिन किताब आपके रोने को संभव बनाती है। वाह वाह, मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ देती है। किताब आपके रोने को संभव बनाती है। और इस पंक्ति को पढ़ने के बाद मुझे लगा यार इससे सुंदर कविता मैं शायद कभी नहीं लिख पाऊंगा। मुझे लगता है इससे बेहतर हम रघुवीर सहाय की कविता समाप्ति कर भी नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बात है। सो जितने लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट पूरा देखा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट करें। और बहुत ये बातचीत अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू ऐड करती है, मुझे लगता है कि प्रेम की हमने इतनी सारी बात की, सारी रिश्ते, सारे नाते, सारी संभवताएं सिर्फ इस बात को लेकर कि जीवन यापन किस तरीके से सफल किया जाए अपना। तो जितनी भी अगर नाराज़गी है किसी से तो नाराज़गी तोड़िए, चुप्पी है तो चुप्पी तोड़िए, और जितनी ये संभवताएं हैं उसको सफल बनाइए और कड़ी से कड़ी जोड़िए। मतलब कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो इसी बात को लेकर थोड़ा अलग हो जाता है जानवरों से, कि हम रिश्ते बनाते हैं और उसको निभाते भी हैं ताउम्र, और मरने के बाद भी कुछ रिश्ते हैं जो निभाए जाते हैं। हम अपने पितरों को भी पूछते हैं और पितर पे हम कहते हैं कि देख रहे हैं ऊपर से कहीं ना कहीं से तारा, गगन तारा बन के। तो ये बहुत ही अद्भुत रिश्ता है, तो इसे निभाएं और प्रेम बांटें और खुश रहें। इसी बात से मैं चाहता हूँ कि समाप्ति करें आज की। बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष भाई, आपका दिन मंगलमय। बहुत धन्यवाद।